आज के इस पुस्तक विमर्श सत्र के आ, अध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा सर के आदेश से इस सेशन को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। नमस्कार, आप सभी का इस पुस्तक विमर्श में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। इस पुस्तक विमर्श में भारतीय संघवाद, समकालीन भारतीय संघवाद, चुनौतियां एवं संभावनाएं, जो कि यह पुस्तक आदरणीय प्रोफेसर यतीन्द्र सिंह सिसोदिया सर, आदरणीय डॉक्टर राजपूत सिंह, उदय सिंह राजपूत सर एवं डॉक्टर मिश्रा सर के द्वारा संपादित की गई है। और इस पुस्तक में हम में से अधिकतम प्रतिभागी, जब यह सेमिनार का संयोजन का आयोजन मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया था, उसमें भी हम लोगों ने प्रतिभाग किया था। और जब वह सभी उत्कृष्ट पेपरों का सबकी समीक्षा करके पुस्तक का संपादन किया गया, तो आज इस पुस्तक विमर्श में भी हम सब लोग उपस्थित हैं। इस पुस्तक विमर्श में आज की विशिष्ट अतिथि, जिनको हम सभी लोग जानते हैं, राजनीति विज्ञान विषय में संघवाद में एक अलग से उनका लेखन कार्य है और उनकी समझ है, आदरणीय रेखा सक्सेना मैडम। इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल कृष्ण सर, आदरणीय यतीन्द्र सर जो संपादक भी हैं और इस पुस्तक विमर्श का परिचय भी प्रस्तुत करेंगे और इस पुस्तक विमर्श कार्यक्रम की संकल्पना भी प्रस्तुत करेंगे। और इस पुस्तक विमर्श में 4 पैनलिस्ट, जो कि हमने प्रयास किया कि अलग अलग राज्यों से आमंत्रित किए जाएं, जिनमें से कि आदरणीय प्रोफेसर संजय लोढ़ा सर, एस नारायण सिंह सर, अजय कुमार सिंह सर और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सर। आप सभी का इस पुस्तक विमर्श में सभी का स्वागत है। मैं आगे की स्वागत वक्तव्य के लिए, जो कि मेरे विभाग से ही हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे शिक्षक हैं, डॉक्टर उदय सिंह राजपूत सिंह सर। और जब मैं पीएचडी में अपना इंटरव्यू देने यहाँ आया था, तो पीएचडी इंटरव्यू देने के बाद जब मैं गेट के बाहर निकला, तो सर ने हम अपने कलीग से एक बात कही कि यार ये लड़का तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, कई सारे डाइवर्स आइडियाज हैं इसके, कुछ इनोवेटिव करना चाहता है, लेकिन पीएचडी किस विषय में करेगा ये। तो अब मेरी पीएचडी भी पूर्ण होने जा रही है। तो सर, मैं स्वागत वक्तव्य के लिए आपको बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आपका सब उदय सर। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू। समकालीन भारतीय संघवाद, चुनौतियां, अवसर एवं संभावनाएं पुस्तक को केंद्र में रखकर होने वाले इस बौद्धिक विमर्श में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आभासी माध्यम से पुस्तक पर होने जा रहे अकादमिक विमर्श वाले सत्र की अध्यक्षता मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन के अध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा सर, आपका स्वागत है सर। पुस्तक के मुख्य संपादक जो आज इस पुस्तक का परिचय भी आपके सम्मुख रखेंगे, आदरणीय प्रोफेसर यतीन्द्र सिंह सिसोदिया सर, डायरेक्टर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च उज्जैन, आपका स्वागत है सर। इस बौद्धिक चर्चा में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रेखा सक्सेना मैडम, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। यह पुस्तक वास्तव में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रतिफल है और उस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में आप मुख्य अतिथि रही हैं। इस पुस्तक के प्रणयन में आपका योगदान विशिष्ट है। आपका हृदय से स्वागत है मैम। साथ ही में जो है प्रोफेसर अजय कुमार सिंह सर, जो संघवाद अध्ययन सार्वजनिक नीति एवं शासन केंद्र जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हैं। आपका हृदय से स्वागत सर। प्रोफेसर संजय लोढ़ा सर, पूर्व जो है प्राध्यापक है राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। आपका
स्वागत है सर, हृदय से स्वागत है प्रोफेसर एस नारायण राय सर, पूर्व निदेशक सामाजिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। आपका इस बौद्धिक विमर्श में स्वागत है सर। इसी क्रम में डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सर हमारे साथ हैं। आप राजनीति विज्ञान विभाग महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार में हैं। आपका स्वागत है सर। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं आदरणीय आशीष भट्ट सर हम लोगों के बीच में हैं। और भी इस पुस्तक के अधिकांश लेखक गण को भी मैं इसी आभासी माध्यम में देख रहा हूं। प्रोफेसर अनुराग रत्न सर हैं, प्रोफेसर राजीव सिंह हैं, प्रोफेसर प्रतिमा भारद्वाज और भी कई स्कॉलर्स जिनका योगदान इस पुस्तक के प्रणयन में रहा है वो हैं। साथ ही कई जो हैं प्रतिभागी साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच विकास। धन्यवाद सर। मैं अधिक समय ना लेते हुए इस पुस्तक के संपादक और मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के डायनेमिक डायरेक्टर और हम सबके मार्गदर्शक मैं यातेंद्र सिंह सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आप पुस्तक के का परिचय एवं संकल्पना हम सबके समझ प्रस्तुत करें। आदरणीय अतिथि। नमस्कार, धन्यवाद विकास। सबसे पहले तो मैं इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन का इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमें एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जिसमें इस पुस्तक विमर्श को हम लोग आज करने जा रहे हैं। और जब ये विचार आया तो हमने कहा कि इस कार्यक्रम में हम दोनों आयोजक के रूप में होंगे, जिसमें इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन और मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का हम आयोजन करें। और इसके लिए मैं सबसे पहले विकास जो आगे रहकर इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रेखा सक्सेना जी, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पैनलिस्ट हमारे बीच हैं जिनकी अपनी ख्याति है, जिनका अपना नाम है राजनीति विज्ञान में, ऐसे प्रोफेसर एस नारायण रॉय, प्रोफेसर संजय लोढ़ा जी, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी, और मेरे 2 साथी जिन्होंने संपादन कार्य में मेरी उदय और डॉक्टर पुष्पेंद्र। मैं चूंकि 5 विद्वान संघवाद के विभिन्न पक्षों पर बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिकाएं रखते हैं और वो अपनी बात कहेंगे, मैं केवल ये पुस्तक कैसे बनी इस पर बहुत संक्षेप में आपसे बात रखना चाहता हूं। और हम लोगों ने जब ये विषय चुना था कि हम समकालीन विषयों पर सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान लगातार सेमिनारों का आयोजन करता है, और मैं ये बात अक्सर सेमिनारों की समाप्ति के अवसर पर अपने साथियों के साथ कहता हूं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि हम अच्छे सेमिनारों के शोध पत्रों को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करते हैं, और उसकी एक लंबी श्रृंखला है। और हम विषय भी वो चुनते हैं जो ज्यादा समकालीन हो, समीचीन हो और जिस पर बौद्धिक विमर्श की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जब हमने 2022 के अंत में इस सेमिनार का आयोजन किया था, और इस सेमिनार के आयोजन में हमने राष्ट्र के जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के संघवाद और राज्य राजनीति और भारतीय लोकतंत्र से जुड़े हुए प्रमुख विद्वानों को इसमें आमंत्रित करने का प्रयास किया। और रेखा जी का काम इस देश में संघवाद के संदर्भ में बहुत प्रतिष्ठित काम है, और वो एक बड़ी हस्ताक्षर है इस पूरे क्षेत्र में, तो हमने उनको आमंत्रित किया था इसका मुख्य वक्तव्य देने के लिए, और ये वहीं से इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार हुई। और फिर इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में हमने चयनित लेखों के अलावा कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण लोग थे जो कि इस विषय पर लिख रहे थे और वो किसी कारण से सेमिनार का सहभाग नहीं बन पाए, उन्हें भी हमने आमंत्रित किया। और इस तरह से इस पुस्तक में हम
एक परिचयात्मक आलेख के बाद 17 आलेख और इसमें सम्मिलित किए और इस तरह से ये कुल 18 आलेख से बनी हुई पुस्तक है, जिसमें संघवाद जैसे महत्वपूर्ण विषय जिसकी की पृष्ठभूमि विविधता के संदर्भ में है, जिसका अपना हमारा एक ऐतिहासिक संदर्भ है, 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारतीय गणतंत्र के, इस विषय को हमने लिया था। और इसमें जो कई सारे विषय हमारे सामने आ रहे थे, उनमें सहयोग और संघर्ष के जो नवीन आयाम थे, उन पर हम लोग विचार करना चाहते हो रही थी, उसको भी हमने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया था। और इसके अतिरिक्त जो नीति आयोग की स्थापना है या वस्तु और सेवा कर का विषय है, केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को लेकर जो संदर्भ है, उसकी बातचीत भी हमारे सामने आई। और इसके अतिरिक्त 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात जिस तरह से हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, उसको भी इसमें लाने का प्रयास किया गया। और एक पूरी पृष्ठभूमि है संघवाद की, जहां बहुदलीय व्यवस्था है, संघीय राजनीति का प्रश्न है, सहकारी संघवाद के प्रश्न है, क्षेत्रीय दलों के प्राधान्य का प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति और उससे जुड़ी हुई शक्ति संरचना का प्रश्न है। उसके बाद 2014 के पश्चात एक बार फिर से एक दलीय प्रभुत्व का संदर्भ है, वित्तीय वितरण और राज्य की स्वायत्ता के प्रश्न है। इन्हीं सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जब हम इस सेमिनार के आयोजन के पश्चात इस पुस्तक की रचना में गए, तो हमने इस पुस्तक को 4 भागों में बांटा, जिसमें पहले भाग में संघवाद की जो वैचारिकी है और सामयिकी है, उसको हमने लिया। दूसरे हिस्से में जिसमें 4 लेख हैं, जिसमें रेखा जी का लेख है, उसके अलावा 3 और लेख हैं, और सहकारी संघवाद, विकेंद्रीकरण, समन्वय एवं सहकार में फिर 4 लेखों को सम्मिलित किया है। और इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है, जो केंद्र राज्य संबंध पर केंद्रित है, इसमें फिर से 4 लेख हैं, और अंत में वित्तीय संघवाद जो कि बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, उस पर 4 लेखों को लिया है। और इस तरह से हमने 2014 के बाद जिस तरह से संघवाद में नवीन प्रवृत्तियों का उभार हुआ है, जो नई संरचनाएं विकसित हुई है, उनको लेकर बहुत गहराई से विश्लेषण का प्रयास किया। और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे मुझे लगता है यहाँ आपके साथ साझा करना चाहिए, कि जब हम इस विषय पर एक पुस्तक की प्ररचना के कार्य में सम्मिलित हो रहे थे, तो हमने यह भी अनुभव किया कि संघवाद को लेकर अंग्रेजी में भी बहुत सीमित पुस्तकें हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हिंदी में बहुत अच्छे ढंग से व्यापक विषय को केंद्रित करते हुए पुस्तकों की रचना का नितांत अभाव दिखाई देता है। और उस दृष्टि से हमने ये प्रयास किया कि किस तरह से हम उस साहित्य के अभाव की पूर्ति की दिशा में एक प्रयास करें। और इसीलिए ये एक विनम्र प्रयास हम सब की तरफ से था। हमें नहीं पता हम कितना इसमें सफल हो पाए। आप सब लोग शायद ज्यादा बेहतर ढंग से इस पुस्तक की समीक्षा के दौरान और अपनी स्वतंत्र टिप्पणियों के माध्यम से ये बात बता पाएंगे कि हम कितना कुछ कर पाए। लेकिन एक ईमानदार और एक अनुसंधान को लेकर जो प्रयास हम सब के माध्यम से हो सकता था, वो करने का प्रयास किया। मैं एक बार पुनः आप सबका इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह पुस्तक विमर्श के माध्यम से इस पुस्तक की चर्चा अकादमिक जगत में और व्यापक ढंग से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चय ही आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी हम सबके आगे की परिचर्चा और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, चाहे उनकी दी 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स हो, या फिर न्यू डायमेंशंस इन
फेडरल डिस्कोर्स इन इंडिया हो, ऐसी पुस्तकों के माध्यम से जो दूरस्थ के शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको हम सभी जानते हैं, उनके कार्य को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं। ऐसे ही वरिष्ठ प्राध्यापक एवं राजनीति विज्ञान विभाग की अध्यक्षा हम सबके बीच उपस्थित हैं, जो इस पुस्तक सत्र की विशिष्ट अतिथि भी हैं, प्रोफेसर रेखा सक्सेना मैडम। मैं मैडम से आग्रह करता हूं कि मैडम अपना विशिष्ट अतिथि उद्बोधन प्रस्तुत करें। प्रोफेसर रेखा सक्सेना मैडम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। पहले तो सबको नमस्कार। और मैं इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन और मैं आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? जी जी मैम आ रही है। हाँ, मैं रिसर्च एसोसिएशन जो है उसको धन्यवाद करना चाहती हूँ, और स्पेशली जतिन सिसोदिया जी को कि इन्होंने ये आयोजन किया और इतने महत्वपूर्ण विषय पे। और जैसे उन्होंने बताया कि 2022 में ये सेमिनार करवाया था, जिसमें मुझे कीनोट स्पीकर के रूप में बुलाया था, और उसके बाद उन्होंने बुक में इसको डेवलप करने का किया। तो और हिंदी में जैसे उन्होंने बताया कि बहुत कम मटेरियल है। मैं भी पढ़ाती हूँ ये, तो बहुत कम, मुश्किल से ही हिंदी में रीडिंग्स मिलते हैं। तो बहुत अच्छा ये आपका इनिशिएटिव है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं। और आई एम रियली हैप्पी टू सी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम संजय लोढ़ा जी हैं, यतेंद्र जी हैं, ऐश्वर्य रॉय, अजय कुमार सिंह, गोपाल कृष्णा जी, उदय जी, पंकज जी, ये सब लोग और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका दिया। और तो इसमें 10 मिनट में तो इतना कुछ बड़ा मुश्किल है सब कुछ बोलना। हम पूरे साल पेपर पढ़ाते हैं इसमें, तब जाके। और अजय जी भी, मैं वहाँ पे भी थी, जामिया अहमद में भी 2 साल रही थी, तो उसके एक्सपर्ट हैं अजय जी भी। तो आई थिंक वो लोग और ऐश्वर्य रॉय सब लोग, संजय जी सब बोलेंगे ही। तो मैं बहुत संक्षिप्त में थोड़ा कुछ पॉइंट्स मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि 10 मिनट में मुझे नहीं लगता कि इतना जो एक डिसिप्लिन अपने आप में बन चुका है संवाद, उस पर हम 10 मिनट में कुछ बोल पाएंगे। बट हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और कैसे इंडिया जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेडरल डेमोक्रेसी है, और कैसे उसमें जो स्कॉलर्स है पहले बोलते थे फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में बोलते थे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, सेकुलरिज्म, ये सब एक इम्पोर्टेंट मुद्दे कारण है फॉर सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। तो अब आप देखेंगे स्कॉलर्स वर्ल्ड ओवर बोलते हैं कि वन ऑफ द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी इज फेडरल पावर शेयरिंग मॉडल। तो बहुत ही क्यों संवाद इतना मतलब महत्वपूर्ण है, कैसे वो सेल्फ रूल एंड शेयर रूल की बात करते हैं। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा 26 के करीब देश जो अभी संघीय हैं, और भी नए नए जगह, नेपाल जो है न्यूएस्ट फेडरल कंट्री बना 2015 में के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, और भी देशों में जो है संघवाद की बात या डिफरेंट मॉडल्स की बात करी गई है। और जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत में आप देखेंगे कैसे इंडिया स्टार्टेड, जैसे 60s में केसीवीए ने कोजाई फेडरल की बात करी, कि कैसे इंडिया स्टार्टेड एज अ कोजाई फेडरल, एंड फ्रॉम देयर हाउ इंडियन फेडरलिज्म हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स, कैसे उसका वो बड़ा है फ्रॉम अर्ध संघवाद से संघवाद की तरफ, और ग्रेटर फेडरलाइजेशन। और यहाँ तक डगलस वनी जो है कैनेडियन स्कॉलर रहे, उन्होंने उसको कोजाई कॉन्फेडरलिज्म एक टाइम बोला, जब 1980s के बाद जो है क्षेत्रीय दल की अहम भूमिका रही और फेडरल कोलिशन गवर्नमेंट का इरा रहा। तो कैसे उन्होंने बताया कि उसको ये अर्ध संघवाद की जगह उन्होंने कोजाई फेडरल की जगह कोजाई कॉन्फेडरल तक कह डाला, जहाँ पे कि राज्यों के अहम भूमिका होगी। और कैसे काफ़ी स्कॉलर ने लिखा कि कैसे जो है फोकस जो है वो सेंटर की जगह स्टेट्स की तरफ शिफ्ट हो गया, और स्टेट्स जो है न्यू लेबोरेटरीज हो गए। रुडोल्फ ने भी कैसे बोला कि न्यू फेडरल मार्केट इकोनॉमी एक आया 1980s में, जिसमें जो है स्टेट्स वो बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई, और कैसे फॉरेन कैपिटल से डायरेक्टली नेगोशिएट किया, और उसमें ट्रीटी मेकिंग पावर, ये सब एडवेंट ऑफ रीजनल पार्टीज है ना, कोलिशन गवर्नमेंट्स का जो एरा पूरा रहा हमारा 10 साल, जो पूरा कोलिशन गवर्नमेंट्स रही, उनकी भूमिका रही, सोशल मोबिलाइजेशन, ये सब। और न्यायपालिका की भी इसमें काफ़ी अहम भूमिका रही, जो जिसने संघवाद को बढ़ावा दिया। और जैसे फेमस ऐसा मुंबई केस, रामेश्वर प्रसाद केस, और भी
इम्पोर्टेंट केसेस रहे। और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है उसने एक तरफ तो प्रेशर क्रिएट का फॉर इंटीग्रेशन नेशनल इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी, दूसरी तरफ कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द ग्रास रूट लेवल उसकी बात करी। तो ये सब इम्पोर्टेंट कारण है जिसके वजह से जो है आप देखेंगे ज़्यादा फेडरलाइजेशन की तरफ भारत बढ़ता गया। और उसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज रहे, ऑफिस ऑफ गवर्नर या इलेक्शन कमीशन, ये सब कैसे वो एक डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर पाए और ज़्यादा स्वायत्ता से काम कर पाए पोस्ट 1980s के फेज में। और फिर ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस, इंटर गवर्नमेंटल इंटरैक्शंस, इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप हुआ जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई 1990 में 89 के चुनाव के बाद, तो फेडरल फीचर्स को एक्टिवेट किया गया और इंटर स्टेट काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी तो उसको सेटअप किया गया। वो नहीं मिली 6 साल तक और इतना एक्टिव नहीं रही, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इस तरह से जो है इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस पर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो काफ़ी बनी, उनका अहम भूमिका रही विद जुडिशियल नेचर, सेबी, कंपटीशन कमीशन, ये सब। तो ये सब जो है इन सब से कहा जा सकता है कि कैसे इंडिया जो है आगे बढ़ा फ्रॉम क्वाज़ी फेडरल टू ग्रेटर फेडरलाइजेशन और की तरफ। MP सिंह सर उन्होंने भी इस पे कहा है, बलबीर अरोड़ा, अजय कुमार सिंह, कुमार सुरेश, ये सब लिखते रहे, डॉक्टर रॉय, काफ़ी जो स्कॉलर्स हैं इंडिया में, अख्तर मजीद, इन सब की बात करी। बट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात कही है तो पुराने चैलेंजेस जो हैं वो तो रहे ही, मुद्दे जो हैं वो तो हैं ही। जैसे आपने इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस कहा तो फाइनेंस कमीशन की बात है, वो कैसे फाइनेंस कमीशन जो है स्टेट्स जो है वो कैसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते रहे तो जो है नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सचेकर में, बट उसके बदले में उनका जो लेस रेवेन्यू उनका शेयर मिला, तो वो एक अहम मुद्दा रहा है कि उसमें क्या करना चाहिए सदर्न स्टेट्स के इंटरेस्ट को लेके स्पेशली। फिर आपका चाहे ये इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल अभी भी डिफंक्ट सी बॉडी है, उसके बजाय और नए नए इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स आ गए हैं। तो उनका एडहॉक फोरम्स का मैं भी लिखती रही हूँ न्यूज़पेपर्स में भी और भी जगह कि क्यों जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो क्यों आप उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते इंटर स्टेट काउंसिल का, क्यों एडहॉक फोरम्स, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंसेस, ये सब आप उसको लेते हैं। तो मेरा मतलब है कि उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और डिफरेंट कमीशन जो बनी, सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, जिसमें पुंची कमीशन में टास्क फोर्स की मेंबर भी रही थी, वो सबने ही रिकमेंड किया कि ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर आप 2014 की जैसे जतेंद्र जी ने बात की, उसके बाद मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो आए हैं इंडियन फेडरलिज्म में, स्पेशली फिस्कल फेडरलिज्म को लेके, जैसे कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग आया और गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो वो इस पे भी मैंने एक विल्फ्रेड स्विंडन के साथ रीथिंकिंग प्लानिंग कमीशन उस पर लिखा था एक लेख इंडिया रिव्यू में। तो उसमें कैसे ये कहना है स्कॉलर्स का कि किया तो गया कि ज़्यादा फेडरलाइजेशन की तरफ, लेकिन ज़्यादातर शक्तियाँ जो है वो शिफ्ट हो गई प्लानिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। तो उसकी डिसेंट्रलाइजेशन की जगह ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। और उसी तरह से GST को लेके जो इंटीग्रेटेड टैक्स स्ट्रक्चर की बात करेगी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, उसमें भी काफ़ी जो क्षेत्रीय दल हैं और अपोजिशन पार्टीज रूल स्टेट्स हैं उनको काफ़ी उनके मतलब केंद्र से काफ़ी उनका विवाद रहा। स्पेशली GST काउंसिल में भी जो है वोटिंग पैटर्न को लेके कि जो सेंटर के पास 1/3 उनका शेयर है और वोट का, और स्टेट्स का 2/3 शेयर, तो जो लार्जर स्टेट्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं गैंग अप अगेंस्ट विद द सेंटर। और तो छोटे जो राज्य हैं उनको उसमें उनका इतना से नहीं रहता GST काउंसिल में भी। तो ये भी एक अहम मुद्दा है। फिर उसके अलावा जो आपके और पुराने मुद्दे रही हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर को लेके, कोई भी दल हो कैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर इतना इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है, उसको कैसे रूलिंग पार्टी मिसयूज करती है 356 को इम्प्लीमेंट करवाने में, या फिर इवन जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर में जो नॉर्मल कट्स है टू कंसल्ट दी चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, वो भी फॉलो नहीं किया जाता है। और कैसे कोई भी चाहे कांग्रेस आई तो बीजेपी रूल्स जो अपॉइंटेड गवर्नर्स उनको हटा दिया, जो बीजेपी आए तो कांग्रेस रूल गवर्नर्स उनको बोला आप रिजाइन कर दीजिए। तो कैसे एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस है गवर्नर का, उसको जो है
और उसका अभी दुरुपयोग होता है समय समय पर। 356 भी SR मुंबई के बाद उसका दुरुपयोग कम तो हुआ है, और दूसरा जो 1989 के राज्यसभा में जो अपोजिशनल मेजॉरिटी हुई है, तो उससे भी उसका जो है कम हुआ है मिसयूज। लेकिन फिर भी कुछ हम केसेस देखते हैं 356 के जो है उसको इस्तेमाल के। फिर आर्टिकल 200 जो रिजर्वेशन ऑफ बिल है बाय गवर्नर, उसका भी सरकारी कमीशन ने बोला था कि उसका कम इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस में तो कम होता है, बट फिर भी कुछ इंस्टेंसेस अभी भी उसके बने हुए हैं। इसी तरह से ट्रीटी मेकिंग पावर, ये भी प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद ये मुद्दा रहा। और इवन एक किताब थी लॉरेंस आइश की जिसमें उन्होंने बोला था कि प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के समय में क्या है, इट विल इंक्रीज जुरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि ओवरलैपिंग कंसर्न्स है फेडरल सिस्टम में, तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगी ओवर द इयर्स। तो और फिर जो और मुद्दे आपके माओइज्म के हैं, अपने वो कैसे एक सेंट्रल स्टेट के विषय कैसे दोनों को मिलके चलना चाहिए। और आपने देखा कैसे माओइस्ट अभी रिसेंटली ये सब माओइस्ट जो है उनको मारा, तो उस तरह से कैसे वो सेंटर स्टेट और एक स्टेट से लेके महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र में चले गए, वहाँ पकड़े, तो कैसे सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन होगा स्टेट में, तभी वो है। ये सब ऐसे चैलेंजेस माओइज्म या टेररिज्म पहलगांव के बाद देखा हमने, इन सबको हम डील कर सकते हैं। या वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स बने हैं, बट फिर भी शेयरिंग ऑफ वाटर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये सारे अहम मुद्दे बने हुए हैं अभी भी। और जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 मुद्दे मुझे लगता है जो हम अभी, ये सब तो चलते ही आ रहे हैं, और डिवीजन ऑफ पावर्स को लेके भी जो है कैसे चलते आ रहे हैं कि कौन सा लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है। वो एजुकेशन जो है वो एक अहम मुद्दा केंद्र और राज्य के बीच में बना हुआ है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद कैसे लैंग्वेज पॉलिसी को लेके एक अहम मुद्दा है, स्पेशली जो सदर्न स्टेट्स को लेके। और वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है काफ़ी अहम मुद्दा है, और स्पेशली ये कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो नेशनल इश्यूज विल डोमिनेट रीजनल इश्यूज। तो क्षेत्रीय दहल जो है, जो संघवाद का जो अस्तित्व है कि अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी को जो है वो प्रभावित करेगा और संघीय व्यवस्था को। और दूसरा जो अहम मुद्दा मुझे अभी करंट में लगता है वो लगता है डिलिमिटेशन, और इस पे मैंने एक आर्टिकल भी अभी लिखा है। तो डिलिमिटेशन कैसे सदर्न स्टेट्स जो है जो दोज आर परफॉर्मिंग वेल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, तो वो कैसे अगर डिलिमिटेशन होता तो दे विल लूज मैनी सीट्स टू नॉर्दर्न स्टेट्स, तो दैट विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फेडरल इश्यू। तो मुझे लगता है ये 2 बहुत ही, वन नेशन वन इलेक्शन, डिलिमिटेशन अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। और फिर फिस्कल फेडरलिज्म में मैंने बताया ही। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं शेयर करना चाह रही थी। और कोविड-19 के बाद कैसे हमने देखा कि एक ठीक है, शुरू में थोड़ा सेंट्रलाइजेशन रहा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टिव्स, इतनी बड़ी महामारी के बाद जो है थोड़ा सेंट्रलाइजेशन ज़रूरी भी था, लेकिन ग्रेजुअली जो है लॉकडाउन्स जो है वो खुले, और फिर स्टेट्स को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ जिसमें प्रधानमंत्री के साथ तो कंसल्टेशन, और उनको ऑटोनॉमी दी गई स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अपना करें, और डिफरेंट मॉडल्स हमने उभर के आए वहाँ पे। तो वो एक मुझे लगता है इम्पोर्टेंट। और जीएसटी कंपनसेशन को लेके भी बड़ा मुद्दा उस समय रहा। और लेकिन वो फिर भी मुझे लगता है कि कोविड-19 पैंडेमिक जो उस पर मैंने लिखा है आर्टिकल, तो वो कैसे एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रहा ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहाँ पे केंद्र और राज्य ने मिलकर उस महामारी को डील किया, और पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन ये सब दिया। तो वो और नीति आयोग में भी जैसे कॉम्पिटिटिव एंड कुल ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी गई टीम इंडिया की। तो मुझे लगता है अगर भारतीय संघवाद में को आगे, मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेडरल डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो चैलेंजेस थे। कोई भी ऐसा देश आप बता दीजिए जहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं हुआ। अमेरिका को आइडियल मॉडल बोलते हैं, या जहाँ पे कनाडा में, वहाँ पे भी क्यूबेक इशू है, अमेरिका में और कितने इश्यूज हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम जो है केंद्र और राज्य मिलके अगर चलेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म तो है ही कि आप फॉर डेवलपमेंट की स्टेट आपस में, लेकिन सेंटर स्टेट भी जो है एक मिल के
सहभागी संवाद की स्पिरिट में चलें तो हमारा जो है विकसित भारत का जो है बाय 2047 उसको अचीव करने में सक्सेसफुल रहेगा। ये मैंने कुछ सोचा, कुछ पॉइंट्स थोड़े रखूं जिस पे आई थिंक सब अच्छे से विस्तार में, सारे एक्सपर्ट हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वास्तव में आपके इस 12 मिनट और 13 सेकंड का उद्बोधन पर हम लोग जरूर चारों एक्सपर्ट और अन्य जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग उस पर विचार विमर्श करेंगे। मैं आगे ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि एक्सपर्ट हमारे ज़्यादा हैं, इसलिए मैं अजय कुमार सिंह सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आप सबका। स्वागत फेडरल स्टडीज के कमरे से। एक अच्छे काम को आप लोगों ने बढ़ाया है आगे, और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कहने में। जो मध्य प्रदेश का इंस्टीट्यूट है, यतेंद्र जी का प्रयास है, और जो इसके लेखक गण हैं, उन्होंने एक साहसीपूर्ण काम किया है कि हिंदी में किताब लिखने की कोशिश की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया की बात नहीं है, जो एक परिस्थिति है। मेरे कुछ एक एस्टैब्लिश्ड फंडामेंटल प्रोपोजिशंस हैं कि भारतीय संघवाद जो है मोस्ट मिसअंडरस्टूड और लीस्ट रिसर्च्ड है। मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड लीस्ट रिसर्च्ड है। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जो हमारा जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है, उस इंटेलेक्चुअल लेवल में एक डोमिनेंस सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो हमारे बाहर के जो दार्शनिक, तो मैं उनको नहीं कहूँगा, स्कॉलर ही कहूँगा। और ये प्रवृत्ति 1921 ईस्वी से शुरू हुई और आज तक चल रही है। उस प्रवृत्ति में भारत को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया। भारतीय संघवाद को समझने की कोशिश ही नहीं की। जो एक पाश्चात्य जो एक बात निकली, वो ये निकली लेवलिंग का। तो सारे ने अपने कन्वेनियंस से, लिंग्विस्टिक कन्वेनियंस से, किसी ने कोजाई कहा, किसी ने यूनिटरी कहा, किसी ने कुछ कहा। तब यहाँ पर मेरा सवाल ये उठता है, क्यों ये किताब महत्वपूर्ण है। मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये उठता है, जिन्होंने भारत को नहीं समझा, भारत का मतलब है भारत की हिस्ट्री, भारत की ज्योग्राफी, भारत की एथनिसिटी, भारत का सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो भारत के संघवाद को समझ ही नहीं सकते हैं। जो एक ग्रे एरिया हमारे नॉलेज सिस्टम में आया, जब मैं इस पे काम करने लगा तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि आज सवेरे मैं नारायण जी से भी बात कर रहा था, और जो एक वर्ल्ड प्रोजेक्ट जिसमें मैं काम अभी भी कर रहा हूँ, उसके 3rd फेज में भी एनुअल डाटा पे काम कर रहा हूँ। जो एस्टैब्लिश्ड नॉलेज है और अनफॉर्चुनेटली डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स, कभी कभी वो हमसे भी अलायंस करते हैं और दूसरे हमारे साथी से भी अलायंस करते हैं। जब उन्होंने भारत को एक मॉडल के रूप में नहीं देखा, भारत को एक मॉडल के रूप में देखने का कोशिश ही नहीं किया, और इन्हीं बातों के कारण मैं कहता हूं कि जो हमारा संघवाद है, इसके ऊपर अत्यधिक शोध की जरूरत है, अत्यधिक विचार गोष्ठी की जरूरत है। क्योंकि अगर संघवाद को नहीं समझेंगे तो भारत के प्रजातंत्र को भी नहीं समझ पाएंगे। चाहे हम लोग का अध्ययन जो भी रहा हो, प्रजातंत्र का अध्ययन भी हम बिल्कुल उसको एक
एक सेल, एक अलग सेल के रूप में, नॉलेज सेल के रूप में उसको देखते हैं। कभी भी कंजॉइंट पे हम काम करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन चलिए इन बातों पर हम लोग क्या कर रहे हैं इस पर ना आते हुए किताब मैं बड़ा सीरियस रीडर हूँ, बहुत समय लगता है मुझे किताब पढ़ने में। बच्चे की तरह एक एक लाइन पढ़ता हूँ, शब्द बोध के पीछे जाता हूँ, शब्द के परिधि के बारे में जाता हूँ। तो इस किताब में कई त्रुटियां भी नजर आई या कई अच्छाइयां भी नजर आई। अच्छाइयां क्या है, जो हिस्टोरिकल पार्ट है इसका, जो हिस्टोरिकल पार्ट है इस किताब में, उस हिस्टोरिकल पार्ट में उत्कृष्ट विश्लेषण मिलता है। जो कंटेम्प्रोरी चैलेंजेस हैं वहां कमियां नजर आती हैं। इन दोनों के बीच में एक भाषाई कमियां नजर आती हैं। भाषाई कमियां क्या नजर आती है, जैसे इन शब्दों से मुझे हो सकता है कि आप सबको अच्छा लगे या एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशनल नहीं हमारे यहाँ काम हुआ है, सब स्थिति में जैसे सौदे पार्ट के बारे में बता दूं कि बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया। हिस्टोरिकल एनालिटिकल पर्सपेक्टिव अच्छा, बहुत ही उत्कृष्ट है। और हिंदी माहिर है। नए नए शब्दों, नए नए व्याकरण से हम जो है संघवाद को परिभाषित करते रहते हैं। लेकिन यहाँ कमियां, ये हमारी कमियां नहीं है। मैं आपके इंस्टीट्यूट को इसके लिए धन्यवाद तो देता हूं, लेकिन एक आग्रह के साथ। वो आग्रह मेरा क्या है, जब इसके शब्दकोश के ऊपर मैं जाता हूं तब मुझे लगता है कि चाहे हम हो फेडरल स्टडीज में हम बैठे हुए, या रेखा जी दिल्ली में बैठी हुई, नारायण जी इंस्टीट्यूट में, या संजय जी राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बैठे, हम जैसे लोग कभी कोशिश ही नहीं किए। ये अपनी आलोचना स्वीकार करनी चाहिए। कोशिश ही नहीं किए कभी भी कि इसकी एक शब्दावली हम लोग तैयार करें। सरकारी शब्दावली, माफ कीजिएगा, न सरकार को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती है, न सरकारी व्यवस्था को। मैं राजभाषा की बात कर रहा हूं। तो एक आग्रह है संजय जी से, अगर इस किताब को और आगे बढ़ाएं, और एक बहुत छोटा सा है प्रयास, थोड़े से पैसे खर्च होंगे तो हम 3-4 इंस्टीट्यूट मिलकर इस पे काम करें। निश्चित रूप से इस किताब में यतेंद्र जी का चैप्टर, अनुराग जी का चैप्टर, विजय जी ने भी पढ़ा, और ढेर सारे, उतने लेखक का नाम मुझे याद नहीं रहता। मैं किताब को एक संग्रहित एक ज्ञान कोश के रूप में देखता हूं, इसलिए मैं लेखक के ऊपर नहीं बोलता हूं। अब जैसे इसकी एक कमी जो नजर आई कि जब ये किताब 22 में लिखी जा रही थी तो आपके पास 15th फाइनेंस कमीशन था। जब 15th फाइनेंस कमीशन से की बात हम करते हैं, जो रेखा जी अभी चर्चा कर रही थी, तो एक नई दिशा केंद्र राज्य वित्तीय व्यवस्था में मिलती है। और जब उसमें चैलेंजेस ढूंढते हैं, जो कि 2016 के बाद का चैलेंज है, रिसोर्स डिफिसिट का चैलेंज है। जब उस चैलेंज के डीप में जाते हैं तो फिर वो पुराना जो जिसकी इस किताब में भरपूर कोशिश की है कि जब हम एक नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहे थे, उस वक्त हमने नहीं सोचा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि राज्य जो है सो सरकार के सामने में कटोरा लेके भीख मांगने जाएगी।
अब इंस्टीट्यूशनल चैलेंज पे, जैसे मैं अपने यहाँ रेगुलेटरी गवर्नेंस पढ़ाता हूँ, इन दिनों पेपर वो पढ़ाता हूँ। रेगुलेटरी गवर्नेंस में मैंने पाया कि जो पावर स्ट्रक्चर है, लिस्ट सिस्टम है आपका, वो लिस्ट सिस्टम से अगर हम इसको अप्रोच करते हैं तो आई एम नोवेयर इन द नॉलेज सिस्टम। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर प्रताप भानु मेहता ने भी कोशिश की, कुछ चैप्टर्स हमको इधर उधर मिले, जो प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन एक संग्रहित प्रयास जो है सो वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हम चूंकि अब हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम लोग पासिंग ऑन फेजिंग आउट हैं। हमने 35 पॉलिसी सेक्टर में 75 साल का एनुअल डाटा पर क्या, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक एस्टैब्लिश्ड नॉलेज है हम लोगों का कि आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल मतलब आर्टिकल 356, और हमने कभी ये प्रयास नहीं किया कि भारत में प्रेसिडेंट रूल जो है 356 के बियॉन्ड भी लगा। जब मैं आर्काइवल एनुअल लिटरेचर, सरकार के फाइल और नोट्स को देख रहा हूं, तो चाहे वो लोकसभा का प्रकाशन इस पर हो, उसमें जो त्रुटियां तो हैं ही। जब क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा हूं 4 सेक्टर्स डाटा को लेके, 4 सेट ऑफ नॉलेज को लेके, तो मुझे खुद नई जानकारी, इसलिए मैं कहता हूं कि ये मिसअंडरस्टूड है। मुझे खुद नई जानकारी, मैं भी वही समझता था कि 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर का एकीकृत। अब वो जो है, अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, 60s 70s 80s में क्या पार्लियामेंट, अब जहां रेखा जी या इस किताब के पृष्ठभूमि में भी वो बात है जो यतेंद्र जी ने भी इस पर प्रकाश डाला है कि वो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप देखिए वहां कोऑपरेशन का एक कंसल्टेटिव मेजर्स इमर्ज करता है। क्या पार्लियामेंट किसी स्टेट के बिहाफ पर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल खुद अकेले एक्ट करता नहीं, प्रेसिडेंट एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाता है, 45 आदमी की कमेटी होती है उस राज्य की। अब अगर ये 45 आदमी की कमेटी किसी वक्त काम करती है और वो उस राज्य के बारे में निर्णय लेती है, तो क्या कमेटी के सदस्य जो क्या उस राज्य को कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग अपने शोध को सेकंड चैम्बर काउंसिल, वो जो राज्यसभा है, वहां तक जो है लिमिट कर देते हैं। हमारे फॉरेन के स्कॉलर्स वहीं पर आके उसको कोलैप्स करा देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मुझे बहुत ही ये किताब कमियों के साथ, ये किताब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसके लिए सारे लेखक निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। चूंकि इसमें यंग स्कॉलर्स बहुत हैं, इसलिए मैं जो बोला हूं उस यंग स्कॉलर्स के लिए बोला। क्या आगे कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने, जरा अपने पृष्ठभूमि को, भारत को समझिए और भारत के संघवाद को नए दृष्टि से देखने का कोशिश कीजिए। अब जैसे इन दिनों का फेज है, अभी आ जाइए 2025 में, जो रेखा जी ने भी हिंट दिया, एक टेररिज्म है। अब एक टेररिज्म में को डील करने के लिए एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? आज का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये ईडी के ऊपर जो है, ये ऑब्जर्वेशन लीजिए, तमिलनाडु के ऊपर। तो अगर हम इन सब चीजों के ये छोटे हमारे कोई भी हमारे जो फॉरेन फ्रेंड्स हैं वो नहीं करेंगे इसके ऊपर रिसर्च, उनके लिमिटेशंस हैं। वो कभी इंडिया को कभी हाई पेडेस्टल में सक्सेसफुल मॉडल में ले जाते हैं, कभी जो है सो नीचे ले आते हैं। वो उनके स्कॉलरशिप का अपना एक अलग डायरेक्शन है। हम पिछले खासकर सीएसडीएस के संदर्भ से भी मैं बोल रहा हूं कि हम लोगों ने, जोगेंद्र जी ने कई बार प्रयास किया कि एक भारतीय एक पॉलिटिकल थियरी ऑफ इंडियन जो है फेडरलिज्म हो या डेमोक्रेसी है, उसको डेवलप करें। हम लोग काम करते हैं, इसलिए अब हमारे नए साथियों से आग्रह है कि आप थोड़ा परिधि बदलें और सेकेंडरी सोर्सेस को छोड़ें। भारत के पास ज्ञान का वो
खजाना है जिसको खोजिए, ढूंढिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यतेंद्र जी, आपको इसी किताब के लिए, आपकी दूसरी किताब के लिए भी आपको बधाई देता हूं। उसको पहले पढ़ाऊं, ये तो बाद में पढ़ाऊं। और आपका जो प्रयास है उसके लिए आपके इंस्टीट्यूट को निश्चित रूप से मैं बहुत, मतलब मुझे, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड सो फार द कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज इज कंसर्न, and from that perspective you deserve all accolades and all the authors. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। गोपाल सर, आपकी कोई टिप्पणी रहेगी सर? सर है सेशन में? गोपाल सर। सर माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए सर। गोपाल शर्मा सर। चलिए ठीक, आई थिंक अंत में सर अपना सर आखिरी में बोलेंगे सबकी टिप्पणियों के बाद। जी सर, जी सर, जी सर। सो थैंक यू सो मच सर। विकास जी 1 मिनट में लूंगा, 1 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मैं 5 बजे आउट हो जाऊंगा। जी मेरे सर, पता है आपको सर। जी जी सर, कोई बात नहीं सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अब हमारे आगामी पैनलिस्ट और इस विषय के विशेषज्ञ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी से डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सर उपस्थित हैं। सर आपका इस सत्र में स्वागत है। पंकज कुमार सिंह सर। पंकज सर, मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी गतिविधियों के कारण सर हमें नहीं सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है सर मेरी? जी 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 सर। आगे सर, दिख भी रहे हैं। जी सर। आइए सर। एक मीटिंग में। जी जी सर। नमस्कार सबको। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रथम सम्मानित अध्यक्षगण, मुख्य अतिथि मैडम रेखा मैडम, सिसोदिया सर, तमाम पैनलिस्ट, सबका मैं स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे डिस्कशन हो रहा है। मैं बेसिकली अपने विषय को पुस्तक विमर्श पर केंद्रित करूंगा। संवाद पे बहुत सारे विद्वान है, संवाद पर यहाँ बोलना मुझे समीचीन नहीं लगता है। ये पुस्तक मैंने आद्योपांत पढ़ी है, शुरू से अंत तक पढ़ी है। ये पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने चिन्हित किए, क्यों ये पुस्तक अलग है और क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी क्या प्रासंगिकता है। सर्वप्रथम तो ये पुस्तक मूल हिंदी में लिखी गई है। देश के जितने कम से कम 4-5 विश्वविद्यालय का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पीजी के पाठ्यक्रम में भारतीय फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का एक कंपल्सरी पेपर लगभग होता है सारे विश्वविद्यालयों में। उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि हिंदी तो छोड़ी, अंग्रेजी में भी पूरे मटेरियल नहीं आते। सारे एक तरह के कंपाइल्ड वे में या स्ट्रक्चर्ड वे में कोई पुस्तक नहीं मिलती है जिसमें फेडरलिज्म के सारे सिलेबस। तो इस अर्थ में यह बहुत पुस्तक प्रासंगिक है कि ये पीजी के पाठ्यक्रम के पढ़ने वाले बच्चों को समस्याओं को संबोधित करती है। इस रूप में एक अनिवार्य पाठ सामग्री के रूप में मुझे दिखाई देता है पीजी पाठ्यक्रम में। बच्चे अक्सर हम लोगों से पूछते थे कि कौन सा सर बुक रिकमेंड कर रहे हैं, हिंदी में तो कोई पुस्तक है नहीं, अंग्रेजी में। तो हिंदी में एक अनिवार्य पाठ पुस्तक के रूप में मैं इसको देखता हूँ। साथ ही साथ इसकी भाषा काफी सरल, सहज और प्रवाहमयी है और संवाद पर यह पुस्तक एक विशद अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो पहला जो महत्वपूर्ण चीज, हिंदी में लिखी गई एक उत्कृष्ट और कॉम्पैक्ट पुस्तक है, प्रभावशाली, जो संवाद के लगभग सारे आयामों को छूती है और संबोधित करती है। तो पहला महत्वपूर्ण चीज है कि ये हिंदी में लिखी गई है और सरल सहज भाषा में लिखी गई है, बहुत ही प्रभावी तरीके से लिखी गई है। तो इसके लिए सिसोदिया सर और उनकी टीम जो है, ये उदय सर और पुष्पेंद्र सर को भी मैं बधाई देता हूं। पुस्तक की दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि जितनी संवाद पे हम लोग या तो पेपर पढ़ते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं, और संवाद के किसी एक पहलू को ध्यान में रख के लिखी गई। जैसे कोई एसेमेटिकल फेडरलिज्म पे लिखता है, या कोई संवाद की थ्योरी पे लिखता है, या कोई कंपैरेटिव फेडरलिज्म पे लिखता है। एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संवाद के सैद्धांतिक पहलू के साथ साथ व्यवहारिक पहलुओं का काफी व्यापक विवेचन किया गया है।
भागों में पुस्तक विभाजित है। पहला संघवाद की वैचारिकी और सामयिकी, दूसरा भारतीय सहकारी संघवाद विकेंद्रीकरण, तीसरा केंद्र राज्य संबंध, चौथा वित्तीय संघवाद। तो संघवाद के सारे पहलू हैं, सैद्धांतिक पहलू और व्यवहारिक पहलू, दोनों को काफी समन्वित तरीके से, अच्छे तरीके से, संतुलित तरीके से समझित किया गया। इस दृष्टि से यह एक एकीकृत और परिपूर्ण रचना है। इस पुस्तक की दूसरी विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है कि संघवाद के जो अद्यतन पहलू हैं उसको समाविष्ट करता है। जैसे कोविड काल जब आया तो एक अलग तरह की इमरजेंसी थी, उस समय संघवाद का एक अलग तरह का परिदृश्य उभर गया है, जिसको इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से संबोधित किया गया कि कोविड काल में कैसे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर काम कर रहा था, कौन कौन से उसके नए डायमेंशंस थे। दूसरी चीज है कि इसमें जो नवीनतम न्यायिक निर्णय हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उनके आलोक में भारतीय संघीय व्यवस्था की संरचना और उसकी प्रक्रिया किस तरह से परिवर्तित हुई है, उसको इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रचनात्मक तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से संबोधित करने का प्रयास किया गया है। तो ये पुस्तक की तीसरी विशेषता है। फिर उसके साथ ही साथ सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है, जनरली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स कैसे राज्यों में काम करती, उसके बारे में। पॉलिसी एक होती है जैसे आयुष्मान योजना है, लेकिन उस पॉलिसी की इफिकेसी भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, केरल में वो अलग तरीके से काम करता है, बिहार में अलग तरीके से काम करता है। एक पॉलिसी है, एक तरह की फंडिंग स्ट्रक्चर है, फिर भी अलग अलग। बेसिकली जो इंडियन फेडरलिज्म है, इंडियन पॉलिटी है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल साइज की पॉलिसी, और जो हमारा फेडरलिज्म है बहुत एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का फेडरलिज्म है। हम दुनिया की अन्य किसी फेडरल कंट्री से इसकी तुलना कर ही नहीं सकते, चाहे अमेरिका हो या कनाडा हो। हमारा इतना हेट्रोजेनियस सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है, तो अलग तरह के, तो इस सेटिंग में, इस तरह का स्ट्रक्चर में कैसे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है, फेडरल प्रिंसिपल्स काम करते हैं, उस सारी चीजों को इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से संबोधित किया। इस पुस्तक की चौथी विशेषता में इस रूप में देखता हूं कि ये पुस्तक का एक पूरा भाग वित्तीय संघवाद और राजकोषीय संघवाद पर केंद्रित है। वित्तीय संघवाद पर अंग्रेजी में बहुत कम लिखा गया है, हिंदी में तो बिल्कुल ही नहीं लिखा गया। हिंदी में संघवाद पे जो मटेरियल है मैक्सिमम क्या है, फेडरलिज्म के एलिमेंट्स क्या होते हैं, केंद्र राज्य संबंध क्या होती है, इससे ज्यादा हिंदी में कहीं कोई मटेरियल मिलता नहीं। इससे ज्यादा केंद्र राज्य के विधायी, वित्तीय और कार्यकारी संबंध क्या होती है, इससे ज्यादा वित्तीय संघवाद पे इतना विस्तृत अध्ययन अंग्रेजी में भी इस तरह के चैप्टर नहीं। तो ये बहुत ही जनरली हम लोग वित्तीय फेडरलिज्म को इग्नोर करते हैं, समझते हैं कि ये पब्लिक फाइनेंस का विषय है, अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन इस पुस्तक इतने सरल सहज तरीके से और उसके जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उसको बहुत ही सरलीकृत तरीके से, सिंप्लीफाइड वे में समझाया गया। तो ये पुस्तक इस रूप में पॉलिटिकल इकोनॉमी के परिचय से भी हम इस चैप्टर को, इस भाग को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हिंदी भाषी छात्रों, हिंदी भाषा में पढ़ने वाले, हिंदी माध्यम पढ़ने वाले छात्र, शिक्षक और अन्य सारी चीजें। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से जो वित्तीय संघवाद है या राजकोषीय संघवाद है, खास करके जीएसटी लागू होने के बाद पूरा हमारा जो फिस्कल स्ट्रक्चर है देश का, वो पूरा चेंज हो गया है। शुरू में राज्यों ने इस पे काफी आपत्ति जताई, अब उस राज्यों की तरफ से उतना विरोध नहीं है। तो वित्तीय संघवाद के दृष्टिकोण से ये पुस्तक राजकोषीय एक अलग तरीके से अंतर्दृष्टि करती है और एक महत्वपूर्ण क्वालिटेटिव सामग्री उपलब्ध कराती है। तो ये पुस्तक इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। पांचवी चीज इस पुस्तक के बारे में है कि ये पुस्तक एक तरह से हमारे 50 संघवाद क्या, संघवाद बेसिकली कोई एक स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है। भारत में संघवाद के अनेक डायनेमिक्स रहे, अनेक स्टेजेस रहे हैं। एक तरफ शुरू में जब कांग्रेस सिस्टम आया या वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, उस समय फेडरल स्ट्रक्चर, देखिए सेम तरह का संविधान, सेम तरह के रूल्स रेगुलेशन, लेकिन फेडरल डायनेमिक्स के कारण केंद्र राज्य के संबंध अलग अलग दृष्टिकोण से, कभी बहुत राज्य मजबूत होते हैं, कभी केंद्र मजबूत होता है, कभी एक तरह का बैलेंस होता है, कभी डिसबैलेंस होता है। लीगल स्ट्रक्चर तो एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर तो एक ही है, लेकिन फेडरल डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। किस तरह से राजनीतिक दलों का पैटर्न है, बिहेवियर है, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोलिशन गवर्नमेंट है वगैरह को लेके। तो इस पुस्तक में पूरे 75 वर्षों के फेडरल डायनेमिक्स को रेखांकित किया गया है कि कैसे वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर काम कर रहा था, कोलिशन गवर्नमेंट में काम कर रहा था, कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कब था, कब बार्गेनिंग फेडरलिज्म था। तो एक तरह का 75 वर्षों की
जीवन यात्रा संघवाद की जो है वो इस पुस्तक में हमें दिखाई पड़ती है। यह संघवाद के तमाम उतार चढ़ावों को रेखांकित करता है और इस अर्थ में इस पुस्तक में संघवाद को एक इवॉल्विंग प्रोसेस के रूप में समझने का प्रयास किया गया, न कि एक स्टैटिक कंसेप्ट के रूप में। तो इस तौर पे भी ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, कई दृष्टियों से पुस्तक महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं पूरे लेखक जो है, संपादक हैं सिसोदिया सर और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और तमाम विद्वानों को सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। और आपने बहुत सहज भाव से हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया था, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप और आपके शोधार्थी विजय चौधरी जी इस सेशन में उपस्थित हैं। दोनों लोग हिंदी में संघवाद पर बहुत ही अच्छे आलेखों का इस समय आप लेखनकार बहुत ही अच्छा लेखन कार्य कर रहे हैं और कई पत्रिकाओं में आप लोग सुचारू रूप से लिखते रहते हैं, हम लोग भी उनको पढ़ते हैं। तो वास्तव में सर आपका प्रयास सराहनीय है और जो भी आपने इन क्रम वाइज जो आपने उस पुस्तक के विमर्श पर आपने अपना आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगामी पैनलिस्ट हमारे इस सत्र में प्रोफेसर संजय लोढ़ा सर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं एक वाक़ये से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा और ये वाक़या लगभग आज से 20-21 साल पहले का है। एक अवसर मिला जब CSDS और CDD एक नाइजीरिया में बेस्ड रिसर्च ग्रुप है, थिंक टैंक है, दोनों के बीच में फोर्ड फाउंडेशन का कोलैबोरेशन था और उसके अंतर्गत मुझे नाइजीरिया जाने का अवसर मिला था। 2004 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। नाइजीरिया के विभिन्न शहरों में, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में और विभिन्न आयोजनों में शिरकत करने का अवसर मिला था। और उस समय यदि साथियों ध्यान हो तो LPG का फिनोमेना बड़ा ज़ोरों से पूरे दुनिया में चल रहा था और अलग अलग देशों में सोशल फोरम्स आयोजित किए जा रहे थे, जिसमें कि कैसे सिविल सोसाइटी LPG के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर सके, उसका सामना कर सके, उसके जो एडवर्स इम्पैक्ट सिस्टम्स के ऊपर पड़ रहे थे। तो उस समय नाइजीरिया के अंदर नाइजीरियन सोशल फोरम ऑर्गेनाइज हुआ था। मैकर्डी करके एक शहर है नाइजीरिया का, वहाँ मैं और मेरे साथी जो आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हैं, आशुतोष कुमार, हम दोनों साथ गए थे। हम सुन रहे हैं संजय भाई, सुन। अरे वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग वहाँ जब थे तो कई जो वहाँ के पार्टिसिपेंट्स थे, सिविल सोसाइटी के थे, यूनिवर्सिटीज़ के थे, वो हमेशा एक प्रश्न हमसे लगातार पूछते रहे कि आप ये बताइए कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बना है और ये इतना सक्सेसफुली कैसे काम कर रहा है, और दूसरे देशों को जो कि भारत जैसी डाइवर्सिटी रखते हैं उसके लिए क्या नसीहत हो सकती है, उन देशों में कैसा इंडिया का जो एक मॉडल है, अगर हम कहें कि देयर इज एन इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, तो दूसरे देश और विशेषकर जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में, उसके लिए तो जो बात अजय सिंह साहब कर रहे थे कि भाई पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनके जो चश्मे हैं, उन चश्मों के आधार पर यदि हम अपनी व्यवस्थाओं को देखते हैं तो शायद समझ नहीं पाएंगे। तो हमें उस समय वहाँ इतना गर्व और गौरव का अनुभव हुआ। हिंदुस्तान में रहते हुए शायद हम उतना गर्व महसूस नहीं करते, जबकि एक विदेश जाके वहाँ के विद्वान जब आपकी व्यवस्था को अप्रिशिएट करते हैं तो एक सेंस ऑफ प्राइड रहता है। जहाँ तक इस पुस्तक का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि कई बातें तो ऑलरेडी पंकज जी ने और अजय जी ने की हैं, तो मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि समय का तकाजा है। हिंदी में लिखा जाना बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि जो कंट्रीब्यूटर्स इस संपादित पुस्तक में हैं वो 3 जनरेशन्स के कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक सीनियर जनरेशन है, लगभग 8 लेख ऐसे विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेसर्स हैं। लगभग
8 ही लेख मिडिल रैंकिंग, मिडिल जनरेशन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा लिखे गए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या नौकरी में आए हुए, जिनको शायद 8-9 साल हो गए हैं। और तीसरे लेवल पर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कई यूनिवर्सिटीज के अंदर लगभग 7 रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कि अपने सीनियर्स के साथ मिलके, अपने सुपरवाइजर के साथ मिलके लिखी। तो एक जो बहुत बड़ी खूबी मुझे इस पुस्तक में नज़र आ रही है, और जिसके लिए मैं यतीन्द्र जी को और उनके साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि 3 पीढ़ियों को एक साथ आप लेके चल रहे हैं और 3 पीढ़ियों के लेखों की आप एनालिसिस करें। मैं कोई फेडरलिज्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आशुतोष जी ने बहुत कुछ फेडरलिज्म के बारे में लिखा है, बोला है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक अंडर करंट जो चल रहा है इन 17-18 लेखों के अंदर, मुझे यह लगता है कि जो एस्टैब्लिश स्कॉलर्स हैं उनका भारत के संघ को संघात्मक व्यवस्था को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। जो मिडिल रैंकिंग है उनका अलग है, और जो यंग स्कॉलर्स हैं उनका अलग है। मुझे यह देखने को मिला कि जो यंग स्कॉलर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा क्रिटिकल हैं। जो बीच की जनरेशन है, युवा जो मिडिल एजेस के अंदर है, वो कह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स, सर्टेन थिंग्स हैव इवॉल्व्ड व्हिच आर नॉट सो गुड फॉर द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। और जो सीनियर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, नाउ वी आर डूइंग वेल। तो ये 3 चश्मे एक ही किताब में हमको देखने को मिल रहे हैं, और वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि there can be different perspectives of viewing Indian federalism। और जैसा अभी पंकज जी ने कहा, बड़ी सही बात कही कि the last word has not been said or written about Indian federal system। Indian federal system is not static, it is a dynamic system। ये इवॉल्व हो रहा है, और ये जो टग ऑफ वॉर रहता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ये तो चलता रहेगा। एट टाइम्स ये होगा कि हमारा सिस्टम बहुत कोऑपरेटिव होगा, और एट टाइम्स ऐसे होगा जबकि बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। तो चाहे वो कांग्रेस, तकरीबन सभी लेखों के अंदर यह प्रयास किया गया है कि अलग अलग फेजेस को बताया गया है कि 1952 से या 1950 से लेके 1967 तक एक फेज था, 1967 से लेके 1977 तक दूसरा फेज था, 77 लेके 84 तक तीसरा फेज था, 84 से लेके और 2004 और 2004 से 14 और 14 से लेके अब, तो 5-6 पीरियड्स के अंदर इंडियन फेडरलिज्म को देखने की कोशिश, इवोल्यूशन को देखने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि ये किताब एक अच्छा इवेल्युएशन है इंडियन फेडरल सिस्टम के इवोल्यूशन का। विश्लेषण किया गया है, रिव्यू किया गया है, समीक्षा की गई है कि भाई कहाँ अच्छा है और कहाँ कुछ कमजोरियां नजर आ रही हैं। हालांकि मुझे लगता है कि जो 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं टाइटल में, चुनौतियां, अवसर और संभावनाएं, तो एक जो मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है कि ज़्यादा आग्रह चुनौतियों पर है, अवसर और संभावनाओं पर जितना फोकस होना चाहिए था संभव तो उन पर नहीं हो पाया है। कि हालांकि आजकल तो जैसे गोपाल शर्मा जी ज़रूर कहेंगे कि हम लोग कहते हैं कि आजकल हर आपदा में एक अवसर देखने की कोशिश की जाती है। तो आपदाएं भी हमारे यहाँ, जैसे कोविड की आपदा का जिक्र हुआ, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई, नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात की गई, टेररिज्म की बात की गई, नीति आयोग की बात की गई, रेफ्यूजीज एक और शरणार्थियों का एक बड़ा इश्यू है जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में चर्चा में आता है। तो ये बात ज़रूर है कि चुनौतियों को हमने अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई किया है। संभवतः अगर कोई अगला सेमिनार यतीन्द्र जी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय भी यहाँ मौजूद हैं, तो वी कैन बी मोर स्पेसिफिक अबाउट अवसर और संभावनाएं। एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस किताब में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक प्रयास ये पुस्तक में होना चाहिए था कि संविधान सभा के अंदर फेडरलिज्म को लेके क्या बहस थी। बहुत ही हॉटली कॉन्टेस्टेड ये इशू था, जिसमें संविधान सभा में कई विद्वानों ने, कई सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे थे, और काफ़ी सोच विचार के बाद, काफ़ी बहस के बाद जिस प्रकार के ढांचे को हमने अडॉप्ट किया, उस ढांचे को फाइनली अडॉप्ट किया गया था। एक बात और मैं साथ ही साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम किसी भी
इंस्टीट्यूशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, या ये देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ फार दैट इंस्टीट्यूशन हैज बीन एबल टू वर्क प्रॉपर्ली, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर होनी चाहिए कि जिस उद्देश्य से उस संस्था को स्थापित किया गया था, जिन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए उस संस्था को स्थापित किया गया था, कहाँ तक उस संस्था के द्वारा या उस व्यवस्था के द्वारा उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया गया है। मुझे लगता है कि जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जो विचार विमर्श हुआ था, जो बहस हुई थी, और मैं सभी साथियों से ये शेयर करना चाहूँगा कि जो बात अभी अजय जी कह रहे थे, हम लोगों ने, अजय भाई शायद चले गए होंगे, लेकिन हाँ, मे बी इट कैन बी ब्रॉट टू हिज नोटिस दैट इन कोलैबोरेशन विद अजीम प्रेमजी फाउंडेशन पिछले 5-6 वर्षों में हमने हिंदी शब्दावली के ऊपर काफ़ी काम किया है, पॉलिटिकल साइंस और जनरली सोशल साइंस को लेके, और पिछले 4-5 वर्षों में लगभग 13 पुस्तकें हम लोगों ने संपादित तैयार की हैं, जिनमें 5 तो हिंदी में रीडर सोशियोलॉजी के ऊपर हैं, सोशियोलॉजी की विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर, 2 पॉलिटिकल साइंस के ऊपर हैं, 3 डेमोक्रेसी के ऊपर हैं, और 3 इनइक्वालिटी के ऊपर या विषमता के ऊपर हैं, और भी इस पे काम चल रहा है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स की बात मैं आपसे कर रहा था, कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने जब इस प्रकार की संघवादी व्यवस्था को अडॉप्ट किया तो 3-4 प्रमुख बातें उनके दिमाग में थी। एक बात तो यह थी, जिस प्रकार का उस समय मौसम था, माहौल था, कि देश की एकता और अखंडता को बचा के रखना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैज टू बी प्रिजर्व्ड एट एनी कॉस्ट, दैट वाज द फोरमोस्ट कंसिडरेशन इन देयर माइंड। दूसरी चीज ये थी, क्योंकि संविधान सभा में सभी प्रांतों से, देशी रियासतों से सदस्य थे, तो ये बड़ी चिंता थी कि भारत की जो विविधता है, जो प्लुरैलिटी है, जो डाइवर्सिटी है, धर्म को लेके, जाति को लेके, क्षेत्र को लेके, भाषा को लेके, संस्कृति को लेके, एक ऐसा सिस्टम हम लें जिसमें उस डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा सके। तीसरी बात जो अभी पॉइंट उठा भी था, मेरे ख्याल से उस पर और अधिक चर्चा होनी चाहिए, आशुतोष जी यहाँ हैं, काफी काम इस पे कर रहे हैं, कि how far the federal system has been able to promote democracy in India। जो भारत का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को सहेज के रखने में, उसको आगे बढ़ाने में क्या हमारा फेडरल सिस्टम आगे कंट्रीब्यूट कर पाया है। और यद्यपि यह कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फेज था, या जो कोएलिशन एरा था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1984 से यू कैन से टिल 1999, व्हिच इज अनस्टेबल कोएलिशन एरा, यह कहा जाता है कि दैट वाज एन एरा जिसके ऊपर आशुतोष जी ने काफी कुछ लिखा है, रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल लेवल पे इमर्ज हुई, तो कई विद्वान तो ये कहते हैं कि भाई ये बड़ा खराब सा समय था, और आजकल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि क्षेत्रीय दल मुक्त भारत होना चाहिए। लेकिन यदि आप उस समय का एनालिसिस करें तो यह कहा गया है, आशुतोष वार्ष्णेय के आप लेख पढ़िए, जिसमें इस बात को रेखांकित किया गया है कि इकोनॉमिकली जो ग्रोथ हमारा हुआ वो उस अनस्टेबल कोalition के दौरान सबसे ज्यादा हुआ था। तो ये भी एक फैक्टर है कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के अंदर फेडरलिज्म का क्या रोल है, और कुछ बातें इन लेखों के अंदर इस बात को लेकर उभर कर आई है, जैसे कि ट्रीट करने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से सेक्युलरिज्म जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, जो रसाकशी आज सेंटर और स्टेट्स के बीच में चल रही है, और हम जब ये बात कह रहे हैं कि नाउ वी आर इन एन एरा वेयर देयर अगेन वी हैव वन पार्टी डोमिनेशन, बट दिस वन पार्टी डोमिनेशन इज सो मच डिफरेंट फ्रॉम द वन पार्टी डोमिनेशन ऑफ 50s एंड 60s। मैं, कई लोगों ने इस पर बात कर दी है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, रिपीटिशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इफ़ वी हैव सम काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें राज्यों में कुछ और प्रकार की सरकार हो और केंद्र में किसी और प्रकार की सरकार हो, इन परिस्थितियों के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम्स को, एसोसिएशनल फ्रीडम्स को, पॉलिटिकल फ्रीडम्स को प्रमोट करने का ज़्यादा स्पेस मिलता है बनिस्बत एक ऐसे सिस्टम के अंदर जिसे हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार आई थिंक इज एंटीथेटिकल द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें कि राज्य सरकार की आवाज़ इतनी प्रखर रूप से आगे नहीं आ पाती है जितना कि उसको होना चाहिए। 2-3 बातें और करके फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
मुझे लगता है जो सबसे बड़ा यार्डस्टिक है सक्सेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म का, वो यह है कि हमारा सिस्टम अक्षुण्ण बना हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। जो बात हम कहते थे इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, तो वो सब चीजें लगातार होती रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये देखने को मिलती है कि आज भी ऐसे क्षेत्र हमारे देश में हैं जो कि नए राज्य बनना चाहते हैं, चाहे वो हरित प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो। राजस्थान से मैं हूँ, तो राजस्थान के अंदर 2 प्रकार के राज्यों की बात की जा रही है, एक तो भील प्रदेश और दूसरा मरु प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान में मरु प्रदेश की स्थापना की बात की जा रही है, जिसमें जोधपुर को राजधानी बनाने की बात की जाती है, और जो भील प्रदेश है उसमें उदयपुर को राजधानी बनाने की बात की जा रही है। तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की जीवंतता का एक उदाहरण है कि मोर एंड मोर एरियाज वांट टू बिकम स्टेट्स। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि इस किताब के अंदर जब वित्तीय इश्यूज को डिस्कस किया गया है, उसमें आया है कि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं या कल्याण की बात करते हैं, तो आज एक ऐसी स्थिति में हम आ रहे हैं जहां की जो वेलफेयरिज्म का मॉडल है उसमें राज्यों की स्थिति कमजोर होती जा रही है। तो बेसिकली इस इश्यू को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सेंटर या तो सीधा थर्ड टियर से डील कर रहा है, या सेंटर डायरेक्टली बेनिफिट्स को, जो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट की बात हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, कि अगर मैं लाभार्थी हूं तो कोई सरकार बीच में नहीं है, सीधा एक फोटो आपके सामने आएगी और वो फोटो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जमा हो जाएगी। तो ये जो एक चैलेंज आज देखने को मिल रहा है, चाहे हम रेवड़ी की बात करें, चाहे हम फ्रीबीज की बात करें, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और उसका परिणाम क्या है, पहले आज से 20 साल पहले शर्मा साहब यहाँ अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला था कि हर राज्य अपने राज्य के अंदर अधिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए राइजिंग राजस्थान, राइजिंग मध्य प्रदेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट राज्य के अंदर इनवाइट करेगा। इस प्रकार के मेले पहले नहीं हुआ करते थे। उसका कारण क्यों है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो शेयर राज्यों को मिलना चाहिए फाइनेंशियल एलोकेशन के अंदर, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वी आर रीचिंग आउट डायरेक्टली टू ग्लोबल कॉर्पोरेट हाउसेज, अदर गवर्नमेंट्स। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको कि कंसिडर किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल ये एक पुस्तक है, बहुत अच्छा प्रयास यतीन्द्र जी के नेतृत्व में हुआ है। और जैसा हम पिछले 20-25 वर्षों से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च लगातार उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, कई नए एरियाज के अंदर ये आ रहा है। तो मैं अपनी ओर से सभी लेखकों को, संपादकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक बड़ा अच्छा प्रयास है। और हम ये आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे और इस प्रकार की पुस्तकें हमें देखने को मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस पुस्तक विमर्श सत्र के अंतिम पैनलिस्ट प्रोफेसर एस नारायण राय सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरी आवाज आ रही है? राय सर, हेलो। प्रोफेसर एस नारायण राय सर। दिखती नहीं मुझे। हाँ, मैं चेक किए दे रहा हूँ। हाँ, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? आ गए। बस बढ़िया। कोई चर्चा चल रही थी, ऑनलाइन बुक डिस्कशन चल रहा था, तो मैं ही बोल रहा था, तो मैंने कहा कि मैं अपनी बात समाप्त करके फिर बात करूँ आपसे। अभी आपकी आवाज आ रही है हम लोग तक। नहीं, हाँ, मैं सर को म्यूट किए दे रहा हूँ। मैं लोटा सर को जी बता नारायण जी को देखो। हाँ जी सर, राय सर का मैं स्पीकर ओपन कर दिया। हाँ राय सर, हाँ सेशन में तो है राय सर, लेकिन सर को अनम्यूट करो। हाँ, लोढ़ा सर को मैंने अनम्यूट कर दिया है सर। नहीं, राय सर को करो। राय सर को करो। हाँ, राय सर अनम्यूट है सर।
वो उधर से आवाज नहीं आ रही उनकी, उनको मैंने अनम्यूट कर दिया है। दिख भी दे रहे कहीं। हाँ, हाँ सेशन में नहीं तो दिख है, रहे हैं, दिख रहे हैं। सेशन में है सर। अभी आ रही है आवाज क्या? हाँ हाँ आ ये रही है सर, जी सर, जी सर, अब आवाज आवाज आ रही है सर। आ रही है? जी जी सर। आइए अच्छा सर। अच्छा, हाँ हाँ, हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अ, इस तरह के प्रयास आपने किए हैं। जैसा कि प्रोफेसर लोढ़ा ने कहा कि मतलब 3 तरह के जो जो विद्वान है, और लोगों ने भी कहा, जिन सब का ये प्रयास है, जिसकी वजह से हमारे समक्ष इतनी ये अच्छी पुस्तक आ पाई है, खास के हिंदी में। मैं पहले आपको 1-2 मिनट में बताऊं कि मुझे फेडरलिज्म में इंटरेस्ट कैसे हुआ। मैं तो लैटिन अमेरिका का स्पेशलाइजेशन कर रहा था, मेक्सिको में था, स्कॉलरशिप वगैरह वहां मिली हुई थी। तो 2001 की बात है कि 2001 में 2 लोग आए थे हमारे इंस्टीट्यूट में। एक तो आए थे जो कनाडियन थे, क्योंकि 1999 में फोरम ऑफ फेडरेशन की स्थापना हुई थी। तो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, मॉन्ट्रेन ब्लान है जो क्यूबेक है वहां पे, जिसमें हुआ कि एक जितनी जितनी फेडरल कंट्रीज हैं वो मिलके, और खास करके उसमें ज्यादा प्रयास था कनाडा की सरकार की कि हम एक फोरम बनाए फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, जिसमें भारत सरकार और जिसमें अमेरिका, जर्मनी, ये सारे के सारे फेडरल्स जो कंट्रीज थे। तो उन्होंने कहा कि अगला जो सम्मेलन है फेडरलिज्म का, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फेडरलिज्म, ये स्विट्जरलैंड में होने वाला है, और वो हमसे कंसल्ट करने के लिए आ रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उस कॉन्फ्रेंस में सेंट गैलन में हुआ था, भाग लेने का मौका मिला, और उसमें बहुत सारे पेपर प्रेजेंट किए गए, और उसके बहुत ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स है, कुछ की मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि जब फेडरलिज्म की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जिसपे अगली पुस्तक जो आपकी होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका केंद्र जरूर करेगा, उसमें इन सारी चीजों को शामिल करना जरूरी होगा। तो उसके बाद जब फोरम के बहुत सारे प्रोग्राम हुए, और बहुत ऐसे ऐसे मुल्क में हुए जहां पे फेडरलिज्म की कोई उम्मीद नहीं थी, जैसे यमन हुआ, श्रीलंका, बर्मा, इराक, इन सब में मुझे जाने का मौका मिला, और भारत के एक्सपर्ट के रूप में, और इस तरह से काफी कुछ समझने का मौका मिला। तो ये तो हो गई स्टोरी फेडरलिज्म की। अब मैं पुस्तक के बारे में आता हूँ कि सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही सामयिक है, कि इसलिए नहीं कि ये हिंदी में है, बल्कि इसलिए कि जिस तरह के मुद्दों को आपने इसमें सम्मिलित किया है और जिस प्रकार से उसका विश्लेषण किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और खास करके जो सीनियर स्कॉलर्स और यंग स्कॉलर्स ने मिलके भी जो काम किया है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। वर्तमान समय में संघवाद जो है भारतीय राजनीति का एक, जिसे कहते हैं, फॉल्ट लाइन बन चुका है। एक और तो केंद्र सरकार सहकारी संघवाद का गुणगान किए जा रही है। मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा सहकारी संघवाद कहना जो है, संघवाद अपने आप में सहकारी होता है, क्योंकि संघवाद अगर की बात करते हैं तो उसमें कोऑपरेटिव के कोऑपरेशन तो सन्निहित है उसमें। तो मुझे लगता है कि जो ज्यादा जिस चीज की बात करे वो पॉसिबली उसका इरादा कुछ और है। तो दोनों बातें, चाहे वो सहकारी संघवाद की बात हो या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, किसके लिए कंपटीशन करने की बात हो रही है। हाँ, आपने, प्रोफेसर लोधा ने एक बात कही जो बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, कि भाई आप, हम अपने ढंग से इसको चालते हैं, जैसे ऑटोनॉमी हम करेंगे, कुछ नई इनिशिएटिव है। लेकिन जो दूसरा मीनिंग दिया जा रहा है आज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, उससे मुझे परेशानी है कि भाई आप सब लोग, लगता है जैसे कि एक बहुत खूबसूरत कोई स्त्री है, जिसका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप सब लोग compete कर रहे हैं, तभी हम खुश होकर के आपके साथ मतलब में कुछ समझौता करेंगे या दोस्ती करेंगे। ये अप्रोच मुझे नहीं लगता है कि सही अप्रोच है, चाहे सहकारी संघवाद की बात हो या कॉम्पिटिटिव की बात हो। तो ये मैं एक पॉइंट है।
और पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं जरा पुस्तक के बारे में बता दूं कि क्यों ये इसमें क्या क्या है और क्या क्या कमियां हैं जिसको हम पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इस तरह के चैप्टर हैं जिसमें विश्लेषण कम और विवरण ज्यादा है। और ये बहुत सारी किताबों के साथ होता है, क्योंकि वो जो खासकर यंग स्कॉलर्स भी हैं उनकी सीमाएं होती है, उतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, तो ये एक सीमा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छा प्रयास है। दूसरा मुझे लगता है कि इसमें तुलनात्मक अध्ययन की कमी है। आप जिन जिन बातों पे आप चर्चा कर रहे हैं, आप यदि ये कहते हैं कि भाई ये कनाडा में ऐसा कैसे हो रहा है, नाइजीरिया में कैसे हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म में कैसे हो रहा है, ब्राजील में कैसे हो रहा है, तो ये एक और भी उत्कृष्ट संकलन हो सकता था। और मैं इसलिए ये बातें कहना चाहता हूं कि आपके अगले पब्लिकेशन में ये सारी बातें आएगी, और आप मुझे उम्मीद है कि आएगी, क्योंकि इस तरह का काम करने की जरूरत है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है फेडरलिज्म का, उस पे भी कुछ निबंध होने चाहिए थे। पॉसिबली जिस तरह से उम्मीद हमें है उस तरह का वो हैंडल नहीं हो पाया है। और इस पे केंद्र और राज्य के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उनके परे भी बहुत सारी चीजें हैं जो फेडरलिज्म के अंदर है, जिस पे चर्चा करने की जरूरत है। खास करके इंस्टीट्यूशंस की अहमियत क्यों है आज, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस तो हमारे पास वही है, लेकिन उसको कौन मैन कर रहा है। वही इलेक्शन कमीशन पहले का और आज का में कितना फर्क हो गया है। बहुत सारी इस तरह की संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं इंटर स्टेट काउंसिल का क्या हो गया, इन सारी जो मीटिंग हुआ करती थी वो कहाँ चली गई। तो इंस्टीट्यूशंस का इनोवेशन भी हो और उसका जो उसको हम रिन्यूअल भी करें, और अदरवाइज इंस्टीट्यूशन उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल गार्डनिंग भी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को हम गार्डन भी करें, तो इसकी जरूरत है। ये एक और पॉइंट है जिसपे इस पे एनालिसिस की जरूरत हो। उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि एक ऐसा चैप्टर होना चाहिए था जिसका टाइटल संभवतः होता संघवाद से मोहभंग या उभरता प्यार। मुझे लगता है कि इसको दिखाने की जरूरत है, क्या मोहभंग हो रहा है, ये ऐसा बहुत लोगों का मानना है, और बहुत लोगों का लगता है कि बहुत ही प्यार उमड़ा है तभी इस पे पुस्तक लिखी जा रही है, बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। तो ये सब मैं जानबूझ करके इन चुनौतियों वाली बात आपके सामने रखता हूं कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और एक जो कमी मुझे लग रही है कि इस पे लोकल गवर्नमेंट जो थर्ड टियर पे भी चैप्टर होने चाहिए थी, क्योंकि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज ए 3 टियर स्ट्रक्चर। और जो आदर्श स्थिति फेडरलिज्म की है कि जिसमें सेंटर स्ट्रांग है, राज्य सरकार स्ट्रांग है और लोकल गवर्नमेंट भी स्ट्रांग है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस संभालेगी, ये मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अपने क्षेत्र में वो निश्चित रूप से बहुत ही स्वतंत्र और शक्तिशाली हो। और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन पॉलिसी का एरिया, बहुत सारे फेडरल कंट्रीज में किसी न किसी लेवल पे उनको वो अधिकार सिंबॉलिक ही सही देने की कोशिश हुई है। तो वो भी उस पे एक अच्छा सा चैप्टर या चंद चैप्टर्स उस पे हो सकते थे। डिवॉल्व्ड गवर्नेंस का दूसरा नाम हम समझते हैं कि वो फेडरलिज्म का है। उस एंगल से भी इस पे अगर चैप्टर होता तो बहुत ही अच्छा रहता। निश्चित रूप से ये दूसरे वॉल्यूम में आप इसको कर सकते हैं। और रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, रोल ऑफ गुड गवर्नेंस, ये सारे के सारे मसले फेडरल मसले हैं, और नहीं है तो हम उनको बनाएं, और यही तो चुनौती होनी चाहिए। तो ये जो हम पिछले साल से हमेशा केंद्र राज्य और वो वगैरह वगैरह जो बातें कर रहे हैं, उसके अलावे जाने की जरूरत है। जो आज जो समाज विज्ञान है, खासकर यहाँ पे शोध का केंद्र जो आपका है और अन्य है, उनके सामने ये चुनौती है, जो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें इसमें
होनी चाहिए थी। तो ये वॉल्यूम सराहनीय है और ये चुनौतीपूर्ण उतनी नहीं है जितनी की हो सकती थी। ये मैं आज जो वर्तमान स्थिति है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की या फेडरलिज्म की, उसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बार एक खुले समुद्र में एक लड़ाकू जहाज स्थित था। रात का समय था, तो कैप्टन को बताया गया कि जहाज दूसरे बेड़े से भिड़ंत की स्थिति में है। तो कैप्टन ने आदेश दिया, हम भिड़ंत की स्थिति में हैं, 20 डिग्री से आप अपनी दिशा बदल लें। उन्होंने फरमान जारी कर दिया दूसरे जहाज को। तो उनका जवाब आया, मैं आपको निर्देश कर रहा हूं कि आप अपने जहाज को 20 डिग्री से दिशा बदल लें। फिर कैप्टन ने कहा, हम जंगी जहाज हैं, मैं कैप्टन बोल रहा हूं, आप कौन है? तो उधर से आवाज आई, मैं नाविक हूं, सेकंड क्लास। फिर कैप्टन ने कहा, तब तो और भी कारण है, आप फौरन जो है अपनी दिशा बदल लें, ये मेरा आदेश है। तो नाविक ने कहा कि अरे जनाब, आप अपनी दिशा बदल लें, मैं तो लाइट हाउस हूं। तो कहने का मतलब कि संघीय सरकार अपने को जंगी जहाज के रूप में देखती है और राज्य सरकार लाइट हाउस है, लेकिन उस लाइट हाउस की अहमियत है। आज ये जो एस्पेक्ट है, मुझे लगा कि ये कहानी इंटरेस्टिंग है। वो काफी सिविल सोसाइटी की जो गैदरिंग होती थी, तो उसमें इस तरह की कहानियां सुनाता था, तो बड़ा आनंद आता था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं कहूँ आपके पास। एक दो चीज और जो वर्तमान संदर्भ में जो चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन मैं चाहता हूं कि हो, कि संघवाद की जो आदर्श स्थिति है उसमें क्या जरूरी है। एक तो है कि जो हमारा जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल प्रस्फुटित और पल्लवित हो। तभी आपने देखा कि सोवियत यूनियन फेडरलिज्म का कंट्री था, यूगोस्लाविया वाज ए फेडरल कंट्री, उनका क्या हो गया अब आपने देखा। वो वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, तो फेडरलिज्म जो मजाक बन गया। तो फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, उसकी बहुत जरूरत है, और तभी हमारा फेडरलिज्म जो आगे बढ़ेगा। उसी तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका, कोई दो मत नहीं है। अब मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ खास करके सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के लेवल पे बहुत हद तक बात है, लेकिन उनके ऊपर भी दबाव है। एक दूसरी जरूरत है, इसको कहते हैं ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन सेंटर, राज्य और लोकल गवर्नमेंट के बीच में होने चाहिए। वो कन्वर्सेशंस के प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन वो कन्वर्सेशन दिखते नहीं है। ब्यूटीफुल सर। तो वो बहुत जरूरी है। कि तीसरी बात है गुड फेथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन गुड फेथ, उसके लिए कोई रैंकर करने की जरूरत नहीं है। ये एक है। और स्वतंत्र संस्थाएं तो मैंने पहले कहा है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट अंपायर। हमें ऑनेस्ट अंपायर की जरूरत है। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, विजिलेंस है, सीबीआई है, उसके बाद कमीशंस हैं, इंटर स्टेट काउंसिल्स हैं, जितनी सुपरवाइजरी बॉडीज हैं, ये इन पे आज जो है बहुत हद तक सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या वो वहां पे क्या स्वतंत्र संस्था के रूप में उनको काम करने दिया जा रहा है, या कहाँ तक स्वतंत्र है, और क्या उसकी वजह से हमारा जो लोकतंत्र है और हमारी जो संघीय व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव निश्चित रूप से पड़ रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारी, एक अपने लोगों ने देखा होगा, एक किताब है हाउ डेमोक्रेसीज डाई। ये अमेरिका के 2 प्रोफेसर ने लिखा है, स्टीवन लेविट्स्की और डैनियल जिम्ब्लात। उन्होंने कहा है कि आज क्या हो गया है कि वी हैव स्टार्टेड व्हाट ही कॉल्स कैप्चरिंग द रेफरी। जो रेफरी है उसी को कैप्चर किया जा रहा है। और अगर आप रेफरीज को ही कैप्चर कर देंगे तो ऑनेस्ट अंपायर कहाँ रहेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है
बहुत सारे संघवादों के साथ है, खास करके जो नए नए संघवाद हैं। और एक और जो कारण है जिसकी वजह से अमेरिकी संघवाद जो है बचा रह गया डिस्पाइट ट्रम्प, कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल लगाया था, नो उसका नाम था एंटी कमांडियरिंग डॉक्ट्रिन, जिसमें मैं आप राज्य सरकार को नहीं कह सकते कि आपके जितने ऑफिसर हैं उनको केंद्र में भेज दो, आपके पुलिस वालों को वो इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो जिस तरह से चाहे आईएएस हो या पुलिस सर्विस हो, उसकी ऐसा उसका संचालन किया गया है कि आप उनको जब चाहे बुला सकते हैं, जब चाहे प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें इस तरह की है जो हमें हमारे लिए चुनौती है और हमें इसको कमजोर बनाती है। तो मैं सोच रहा था कि इस पे जरूर मैं कुछ कहूं, और बहुत ज्यादा तो मेरे ख्याल से वक्त भी है, अगर और डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर है तो आई एम विलिंग टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में आशुतोष कुमार सर भी हैं। आप पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। मुझे लग रहा है कि सर लेफ्ट हो चुके हैं। नहीं गए। आशुतोष कुमार सर नहीं सर, नहीं है ना? नहीं है सर। जी। चलिए, मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर गोपाल शर्मा सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, और साथ ही चूँकि मेरी शेरो शायरी सर को बहुत पसंद है, तो मैं केवल 2 पंक्तियाँ पढ़ूंगा कि आज सब लोग जिधर वो हैं उधर देखते हैं, हम तो बस देखने वालों की नजर देखते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू विकास। मुझे लगता है सबसे पहले विकास की चर्चा ही करना चाहिए मुझे, क्योंकि इस पूरी आयोजना की बैकग्राउंड में विकास और उन्हें यतीन से प्राप्त आशीर्वाद है, जिसने एक अद्भुत आयोजन को जन्म दिया और एक नए प्रकार का आयोजन हुआ, जिसमें 4 महत्वपूर्ण विद्वानों ने इस पुस्तक पर, इस विषय पर अत्यंत गंभीर चिंतन किया, अत्यंत गंभीर बातें कही हैं। तो मैं आप दोनों को, आयोजकों को बधाई देना चाहूंगा। और बहुत सारी बातें, लगभग सारे पक्ष कवर किए गए, पुस्तक के भी और संघवाद के भी। जो चिंता मुझे रात दिन रहती है, अंतिम वक्ता ने और उनके पहले भी संजय भाई ने भी उन चिंताओं से मुझे जोड़ा, और मैं अपने डायरेक्टर से बात करता रहता हूँ कि संविधान के निर्माण के समय हमारे संविधान के जो निर्माता हैं, जिन्हें हम निर्माता मानते हैं, या जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि संविधान हम कैसा भी बना दें, कौन इस्तेमाल करेगा उसका, उस पर डिपेंड करेगा। अब हम इन 75 सालों में उसके इस्तेमाल के अलग अलग फेज देखते रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इस्तेमाल किया, एक तरफ पटक दिया उसको, एक तरफ रख दिया, और एक अजीब किस्म का दौर हमने देखा। रिडाइज किया, उन्होंने बाद में की गलती हुई, एक अलग बात है। लेकिन उस दौर पर जो आज भी लोग आक्रमण करते हैं, लगातार वार्षिक रूप से आक्रमण करते हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को लेके, वो खुद भी एक चिंता का विषय है। तो संघवाद के संदर्भ में सारे पक्षों को कवर किया गया, उसके डायनामिक्स को, उसके विकास को, उसकी गतिशीलता को, उसकी ताकत को, उसकी कमजोरियों को, क्योंकि ये विभिन्नताओं का देश है, और इतनी विभिन्नताओं की, और हमारी ताकत भी हमारी विभिन्नता है। हमारी ताकत भी इसी में निहित है कि हम बहुत अलग अलग तरह से आते हैं। अब वो गाने ही बंद हो गए जो आया करते थे विज्ञापनों में, मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसा, जो जोड़ने वाले गाने होते, वो गायब हो गए इस चीज से। तो सब कुछ एक होना चाहता है ऐसा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा देश है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये देश बहुत बड़ा है, बहुत ताकत इस देश में, और खासतौर से रूरल इंडिया को भी ज्यादा ताकतवर मानता हूँ कि वो निर्णय करता है हमेशा, और वो संभाल लेता है पूरे देश में आने वाले संकटों को। तो आप सबने बहुत अच्छी बातें कही है। पुस्तक के बारे में पंकज भाई ने बहुत सुंदर तरीके से उसको पढ़ते हुए अपने व्याख्या की उसकी, संजय भाई ने 3 जनरेशन की बात की, और कहा सारी चीजें लगभग कवर हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि एक नए तरह का कार्यक्रम हमारे संस्थान और संस्थान के सहयोगी बच्चों ने अरेंज किया है। जो एक बहुत बेसिक बात जो कही गई है, कल ही परसों शायद फिर मद्रास हाईकोर्ट ने एक बात कही है हमारी संस्थाओं के बारे में, वो जो पिंजरे और तोते की कहानी है, जो 2013 में भी कही गई थी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जो बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे, बहुत सारे सो कॉल्ड डिबेट चल रही थी अपराधों को लेकर, वित्तीय अपराधों को लेकर।
उस समय भी बात कही गई थी। अब मुझे क्या लगता है, या आपको भी लगता होगा कि उस पिंजरे का आकार बढ़ गया है और उसमें कई किस्म के तोते डाले जा रहे हैं उस पिंजरे में। तो ये खतरा है हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी और संघवाद के लिए भी। ये हम सबके लिए चिंता का विषय। और हम लोग चूंकि एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, हमारी प्रतिबद्धता हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारा एकेडमिक्स है, तो ऐसा लगता है कि ये जो तोतों की वृद्धि पिंजरे में हो रही है, अभी सर चिंतित हो रहे थे। मैं एक दौर में जानता हूं कि शेषन का दौर था वो, जब वो चुनाव के प्रमुख चुनाव के कर्ता धर्ता थे, चुनाव आयुक्त थे देश के। उन दिनों विश्वविद्यालय के हम लोग नौकरी करते थे, तो लगभग 10-11 जिले हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे और परीक्षा के दिनों में चुनाव होने वाले थे। यकीन मानिए मैं दूर दूर तक झांकता था, कोई झंडा डंडा मिल जाए, कोई नारा मिल जाए, कोई बैनर मिल जाए। कहीं दूर दूर तक इतना आतंक था। पॉलिटिकल कांग्रेस रूल गवर्नमेंट थी उस समय, सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का दौर था, लेकिन आतंक इतना अधिक था सेशन का कि पूरा देश एकदम पवित्र किस्म के चुनाव। और तब मीडिया के संसाधन डेवलप नहीं हुए थे, ये जो सोशल मीडिया ये भी नहीं आया था, मोबाइल भी नहीं था उस समय। तो मुझे लगता है कि जिस दौर में खेत की मेड़ पर बैठकर भी किसान चुनाव का भाषण सुन सकता है, उस दौर में हमें इतनी बड़ी बड़ी रैलियों की, इतने विशाल चुनाव प्रचार की, चुनाव अभियान की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की भूमिका संदेह के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को अभी आपने थोड़ी उम्मीद जताई, हमको भी कई बार उम्मीद होती है। एक न्यायाधीश अभी भी गए, पूरा हम सब उन्हें बड़ी उम्मीद के साथ देखते थे, पर एक दिन वो आरती में पाए गए तो लगा क्या मालूम कहाँ ये जुडिशरी का इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। तो वो तमाम बातें हैं। तो फेडरलिज्म को लेकर भी वही चिंता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास तीसरे स्तर का फेडरलिज्म डेवलप हो रहा है। हमारी लोकल संस्थाओं का भी महत्व है और यतीन उसके विशेषज्ञ हैं, वो देख रहे हैं कि उन संस्थाओं में भी, उन संस्थाओं की स्थिति किस तरह से ताकतवर होना चाहिए, कितनी हो पाई है, वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसको देखा जाना जरूरी है। और इसी तरह से तमाम चीजें, जो जन जागरण की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, वो तो बेचारा जन जागरण का अभियान खत्म कर चुका है, कुछ और कर रहा है वो, जिसको हम मीडिया कहते हैं। तो तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि हम सफल होंगे, हम कामयाब होंगे और इन सब संकटों से हम पहले भी निकले हैं, फिर निकलेंगे और ये देश अपनी संघीय लोकतंत्र को, इस संघीय व्यवस्था को पूरी निरंतर के साथ जारी रखेगा और हम बेहतर होंगे। और आपने जैसा कि सजेस्ट किया है, एक और सेमिनार आज के इस पुस्तक विमर्श के बाद बनता है और मैं आग्रह करूंगा अपने प्रिय निदेशक डॉक्टर यतीन से कि इसको प्लान शुरू करें और इन्हीं बच्चों की मदद से संवाद के दूसरे फेज पर, जैसा कि कहा गया, विश्लेषण भी हो और तुलनात्मक अध्ययन भी हो और बेहतर तरीके से हम इस अभियान को अपने हाथ में लें, क्योंकि हम संवाद की रक्षा करते करते ही हम अपने लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सबके प्रति धन्यवाद। कुछ बच्चे प्रश्न पूछना चाहते हैं, जैसे श्वेता तिवारी हम लोग की विद्यार्थी है, वो अगर हैं तो सवाल करना चाहती थी। मैं चाहता हूँ कि विकास सवाल के लिए भी अवसर दो लोगों को, और मैं अपने इसी वक्तव्य के साथ आप सबको एक बार धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेशन ओपन है सर। यदि किसी का भी कोई सवाल हो तो हमारे पैनलिस्ट भी हैं और एडिटर्स भी हैं, तो आप पूछ सकते हैं। श्वेता हैं, चली गई, लगता है चले गए बच्चे। अनूप मिश्रा, यदि किसी भी हेलो, कोई सवाल। हाँ बोले। हेलो जी मैम। सर नमस्कार। सर फेडरलिज्म के बारे में मुझे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल की करंट पोजीशन के बारे में जानना चाह रही हूँ। अभी फेडरलिज्म में फिर हम कैसे इसको निपटेंगे? श्वेता बोल रही है ना? जी सर। हाँ सर बताइए सर। सर वेस्ट बंगाल में जो करंट पोजीशन चल रही है, उसको हम फेडरलिज्म को लाइव रखते हुए कैसे निपटेंगे? वेस्ट बंगाल की चिंता कर रही हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल की तरफ डाइवर्ट करने का चलन है ना इस समय। चलिए सर आप बताइए, बच्ची क्या बोल रही है? किस तरह की बात करें, उसको प्रश्न को स्पष्ट करें। मुझे नहीं, वेस्ट बंगाल में तुम्हारी क्या चिंता है? सर अभी तो जैसे मुर्शिदाबाद में दंगे वगैरह हुए। अच्छा मुर्शिदाबाद। जी सर, मुर्शिदाबाद में जैसे दंगे वगैरह हुए, उस बारे में सुना। इनको बच्ची को मुर्शिदाबाद के दंगे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप अपनी टिप्पणी कीजिए। इस पे क्या टिप्पणी किया जाएगा? मेरे ख्याल से इसका वो
इसका वो जो बहुत ही लोकल डायमेंशन है, इस तरह के वायलेंस तो मेरे ख्याल से बहुत स्टेट्स में भी होते रहे हैं, और मणिपुर कई भी बार देखो, वो मणिपुर भी देखो। जो हम मणिपुर है, जहां तहां भी है, तो मुझे लगता है कि वो मसला, आई थिंक जिस ब्रॉड इशू को लेके हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, उसके फ्रेमवर्क में मुझे लगता है कि ये उतना रेलिवेंट मुझे नहीं लग रहा है। जी। और किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न? जय कुमार मिश्र, क्या बात। जय बोलो भाई, कुछ बोलो अपना, कोई अपनी टिप्पणी। संविधान पे बहुत काम किया आपने। आप सभी को मेरा प्रणाम। और एक प्रश्न मेरे मन में आता है, और मेरे क्लास के बच्चे भी हमसे पूछते हैं। अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा था, उसको लेकर के मेरा क्लास प्रायः 2 सेगमेंट में बढ़ जाता था। कुछ लड़के ऐसे थे जो इजराइल के साथ खड़े थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो फिलिस्तीन का पक्ष ले रहे थे। अभी हाल ही में पहलगाम क्राइसिस के बाद कुछ ऐसे वीडियो फुटेज आए कि फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठनों ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ मिल करके कश्मीर को आजाद करने का कोई प्लान बनाया। यदि इस बात में दम है और आगे चलकर भारत सरकार इजराइल के साथ अपनी विदेश नीति को, अपने संबंधों को और भी अधिक गहरा और घना करने की दिशा में बढ़ती है, और भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलेआम फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाते हैं, तो इस बात को हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कैसे देखेगा? क्योंकि जहां नागरिक समाज का एक हिस्सा दूसरे धड़े के साथ है और केंद्र सरकार एक दूसरे धड़े के साथ है, तो इस चीज को हम संघवादी व्यवस्था में इस समस्या के समाधान के लिए क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? देखिए, जहां तक अरब इजराइल, बल्कि फिलिस्तीन और इजराइल का मसला है, आपने देखा होगा कि अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटीज में ये इसको लेके बहुत विवाद हुए हैं। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने जब निश्चय लिया था कि हम इजराइल के साथ कूटनैतिक संबंध स्थापित करें, तो वो सरकार जो थी नरसिम्हा राव का वो डिसीजन था। कहने का मतलब है कि ये भारत में एक समय के बाद ये लगा कि हमें फिलिस्तीन के साथ साथ इजराइल के साथ भी हमें संबंध स्थापित करने चाहिए। तो हिंदुस्तान में इस मसले को लेके कंसेंसस है, और जो हमारी वर्तमान सरकार है उनका फिलिस्तीन के साथ भी अच्छा रिश्ता है, उन्होंने उनके अच्छे रिश्ते निभाए हैं। इजराइल के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो किसी दूसरे के कॉस्ट पे नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि आइदर और वाली सिचुएशन है, क्योंकि और कहाँ तक ये आपके मन में जो संशय है कहाँ तक सही है कि मतलब कोई फिलिस्तीनी तथाकथित मतलब फिलिस्तीनी ग्रुप जो है आजाद कश्मीर के साथ करना चाहता है, ये मुझे लगता है ये सब जब तक ये अथॉरिटेटिव इस तरह की न्यूज नहीं होती, इस पे मेरे ख्याल से चर्चा नहीं करना चाहिए। बहुत प्रोपेगेंडा, जब वॉर का समय आता है तो बहुत सारे प्रोपेगेंडे होने लगते हैं, और हमें उसका शिकार नहीं होना चाहिए। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए, और नेशनल इंटरेस्ट यही कहता है कि हम दोनों के साथ अच्छे संबंध रखें, और हमारी सरकार ने उसको इंश्योर किया है कि दोनों के साथ। आपने देखा होगा कि जब फिलिस्तीन की एम्बेसी बनी थी तो उसको भारत सरकार ने वो बिल्डिंग बना के दी थी, सब कुछ किया था। तो हमें ऐसा नहीं है, दोनों के साथ रिश्ते। एक ऐसा समय आया था कि ओस्लो में फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के लोग साथ साथ बैठे थे, मैं उस सम्मेलन में था। उस सम्मेलन के बाद मुझे यूएन ने भेजा न्यूज मिशन पे, तब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काम करता था। तो देखिए वो हम उसको रोल आउट नहीं कर सकते। इंटरनल क्रिटिसिज्म भी इजराइल में नेतान्याहू के खिलाफ बहुत इमर्ज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको इस तरह से लिया जाए, इसको लेट्स होप कि उसमें कोई वो नहीं हो, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि वो उसमें अशांति बनी रहे, क्योंकि अल्टीमेटली फिलिस्तीन को यूएन ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उससे दो मत नहीं है। इजराइल के अपने एस्पिरेशंस है, लेकिन इजराइल ने बहुत ज्यादा लगता है कि उन्होंने सबको ताक पे रख दिया, वहाँ खुद ही नेशनल कंसेंसस नहीं है। तो लेट्स नॉट डिस्कस। थैंक यू। अनूप मिश्रा भी कुछ पूछ रहे हैं शायद। हाँ अनूप, हाथ दिखाई दे रहा है। अनूप मिश्रा,
चलो विकास है नहीं शायद चलेगा। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि बाय मिस्टेक उनका हैंड रेस हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए शुभांगी अमले जी को बुलाना चाहूंगा। शुभांगी अमले जी। विकास पुष्पेंद्र नहीं दिख रहा है इसमें सर? थे सर, अभी हो सकता है लेफ्ट हो गए हों। बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। हाँ जी सर। यस मैम। मैं शुभांगी आमले शोधार्थी हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से। आदरणीय मंचस्थ अतिथिगण, विद्वज्जन एवं सभी उपस्थित श्रोताओं को मेरा नमस्कार करती हूँ। इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समकालीन भारतीय संघवाद, चुनौतियां, अवसर एवं संभावनाएं जैसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर पुस्तक चर्चा के माध्यम से अनेक विचारों का आदान प्रदान किया गया। यह चर्चा न केवल हमारे बौद्धिक क्षितिज को विस्तृत करने वाली रही, बल्कि भारतीय शासन प्रणाली की जटिलताओं और संभावनाओं को समझने का भी अवसर प्रदान करने वाली रही। सबसे पहले मैं हमारे सभी विद्वान अतिथि रिस्पेक्टेड यतीन्द्र सर, अजय कुमार सर, पंकज कुमार सर, संजय लोढ़ा सर, एस नारायण सर, प्रोफेसर रेखा मैम एंड प्रोफेसर गोपाल कृष्णा सर का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने विचारों एवं मार्गदर्शन से समकालीन भारतीय संघवाद जैसे महत्वपूर्ण विषय की गहराई तक पहुंचने में हमारी सहायता की। मैं आयोजक मंडल के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके परिश्रम एवं समर्पण से यह कार्यक्रम सफल हो सका। हमारे श्रोताओं, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों का तथा डॉक्टर उदय सिंह राजपूत सर का भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस चर्चा को सार्थकता प्रदान की। अंत में मैं एक बार पुनः सभी को इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के विचार मंथन हम सभी को मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। एक्चुअली सर शुभांगी पहली बार हिंदी बोली है सर। ये हिंदी बोली है, बहुत अच्छा बोली। जी सर। यतीन्द्र सर, मतलब सर इस मामले में बहुत प्रेरणादायक काम कर रहे हैं सर कि जो भी जिस भाषा के लोग नहीं हैं। हिंदी का जहाँ तक सवाल है विकास, मुझे तुम्हारे नाम को लेकर परेशानी होती है कि आखिरी में एच कैसे लग गया है। हाँ, विकास हो गया। ये वो श बोलने की परंपरा है ना। हाँ। ये पहली बार हुआ कि आखिरी में वो श हो गया विकास की जगह। चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते आप। तो आप सबको बधाई फिर से, और ये कोशिश जारी रहे। और ये प्रयोग तो अद्भुत होते ही हैं, उन्हें तो बार बार बधाई देने का मन करता है। आप सबको धन्यवाद। राय साहब ने बहुत बेबाकी से धन्यवाद। थैंक यू। ओके, प्रणाम सर। प्रणाम। शुभकामनाएं। प्रणाम सर। तुम कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में उलझ गए हो जय कुमार? नहीं सर, मैं किसी सोशल मीडिया चक्कर नहीं हूँ। मैं अपना प्रश्न आपके सामने फिर रखूंगा सर इस सेशन के बाद। रात को बात करें। जरूर। ओके, प्रणाम सर। बाय टू एवरीबॉडी। ओके, प्रणाम। एग्जिट कैसे करना है?